स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय और व्हेन टू एक्सिट। इन्वेस्ट इन मोमेंटम। मोमेंटम से आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। आपकी जो टॉप 20 आ रहे हैं, आपका वो पोर्टफोलियो बन गया, अगले 1 तारीख को फिर से आप ये रेस लगाओगे, उसमें जो टॉप 20 आपके पोर्टफोलियो में है। एंड आपको भी पता है कि जो स्टॉक ज्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं, जो स्टॉक ज्यादा हेटेड होते हैं, वो स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रशांत शाह जी। और प्रशांत जी ने आज हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जिसे हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग कभी भी पैसा कब कमाते हैं? क्या हम पैसा तब कमाते हैं जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर हम पैसा तब कमाते हैं जब वो स्टॉक में या मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है? तो अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे और मेरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि भाई हम लोग मार्केट में पैसा तब कमाते हैं जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है और स्पेसिफिक वो स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम आता है। अदरवाइज आप लोग पैसा नहीं कमा सकते। तो आज के वीडियो में प्रशांत जी ने हमारे साथ एक ऐसी मेथड डिस्कस की है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जिसको लेकर आप अपना पोर्टफोलियो ऑटोमेटेड कर सकते हो और एक तरीके से आप अपने खुद के फंड मैनेजर बन जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। और इसके लिए मतलब आप सोचो ना कि एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी वॉच लिस्ट बनानी है, मतलब कौन से इंडेक्स में से हमें खरीदना है, मतलब हमें किसे कॉम्पीट करना है, निफ्टी 500 को या निफ्टी 50 को। उसके बाद कितना स्टॉक खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। अब अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लिया या फिर आपने ये सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो आप अपना ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हो। और उसी के बारे में आज प्रशांत जी ने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। पहले हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में बात की है और उसके बाद 2-3 तरीके की आपको मेथड बताई है जो मोमेंटम का पोर्टफोलियो ऑटोमेटेड कर सकते हो, और ये ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हो उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है। तो चलो अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम ये पॉडकास्ट में जाते हैं, सीखते हैं प्रशांत जी से कि मैं खुद का फंड मैनेजर कैसे बन सकता हूँ एक अच्छी सिस्टम को डेवलप करके और उसको प्रॉपर बैक टेस्ट करके। ये सारी चीज़ें आप लोग ये वीडियो में देखोगे। सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना। आप लोगों के हर एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये पॉडकास्ट में हमने कुछ भी अच्छी बातें की है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहूँ। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं हम हमारे पॉडकास्ट में और सीखते हैं कि मैं खुद का फंड मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। वेलकम प्रशांत भाई। थैंक यू। आज से 1 साल पहले जनवरी 2024 में हमने आपके यही ऑफिस से एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपने नॉइज़लेस चार्ट के बारे में बोला था। यस। और उसके बाद मेरे ख्याल से 8 महीने बाद हम एक इवेंट में मिले थे आपके, है ना? यस। वहाँ पे एंड में आपने सबसे स्पेशल चीज़ बचा के रखी थी जो आपने सबको बताई थी। वो था मोमेंटिफाइंग। राइट। तो सर मैंने वहाँ पे तो आपका वो ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो बिल्डिंग का जो आपका वो सॉफ्टवेयर है वो मैंने देखा था। बट अगर आपको याद होगा तो उसके 4-5 दिन बाद मैंने आपको कॉल किया था कि सर ये चीज़ मुझे खुद करनी है। तो आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि पहले तो आप मुझे वो बताइए कि आपका ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ऑटोमेटेड स्टॉक्स कैसे मुझे निकाल के देता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। करेक्ट। और लॉजिक क्या है। राइट। सो इस सॉफ्टवेयर तो एक बात हो गई। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना कि हम समझे कि ये साइंस ऑफ कोर्स एज यू सेड, और ये करता कैसे है। ये बेसिकली सब्जेक्ट जो है ये पहला तो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जो वैसे काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे पीएमएस चलते हैं इसके बेसिस पे, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं।
और ये ऑफ लेट थोड़ा सा हुआ है पॉपुलर, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग, लेकिन ये चीज़ को हम थोड़ा सा शुरू से समझे ना, होता क्या है, मोमेंटम जो वर्ड है ना वो बहुत वेगली यूज होता है, मतलब लोग बात करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बट पूरी तरह से ये क्या है ये पता नहीं है काफ़ी लोगों को। तो करते ये है कि मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से ये पहले समझाता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और फिर हम आते हैं कि इसको हम कैसे बहुत सिंपल तरीके से एक नॉर्मल बंदा भी उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है ना। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है ना, ये अगर हम बात करें ना इन्वेस्टिंग की, तो नॉर्मली हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, यूजुअल जो है, एक पहले होता है कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग को, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बाय एंड होल्ड स्टॉक्स। सो अब जैसे वॉरेन बफे से किसी ने पूछा था आपका टाइम होराइजन कितना है, तो इज दैट फॉर एवर, राइट, मतलब वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं है, वो लोग भी एग्जिट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते टाइम हम बिल्कुल जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन रहे हैं परमानेंटली उस कंपनी के लिए, वो एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच हो गया कि हम बाय करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन कुछ एग्जिट का कोई एक स्ट्रैटेजी होगा, वो हो सकता है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रैटेजी हो कि मैनेजमेंट चेंज हो गया, प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, या कोई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो ये कोई स्ट्रैटेजी है आपका, वो एक दूसरा पार्ट। और तीसरा कि हम बाय, होल्ड या एग्जिट पूरा कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, रैंडमली कर रहे हैं। अब ज़्यादातर जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब ले लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, होल्ड पता नहीं, एग्जिट पता नहीं, ये सारी चीज़ें। अब मेरा यहाँ से अप्रोच ये होता है जब मैं अब बात करता हूँ मोमेंटम की, कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जो कोई कर रहा है ना वो आप वैसे ही रखो, उसको आप छेड़ो मत, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। एक अप्रोच ऐसा है कि इन्वेस्ट इन मोमेंटम, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, और ये चीज़ है ना, ये आपका अप्रोच चेंज कर सकता है मार्केट को देखने का, कि हम इन्वेस्ट करेंगे ना मोमेंटम में, स्टॉक्स नहीं। ओके। हर एक को है ना कि मल्टी बैगर ढूंढना है, एक मल्टी बैगर प्रूवन है मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम मार्केट में आएगा ही, मतलब थोड़ा किसी भी स्टॉक में भी, या किसी भी स्टॉक में मोमेंटम रहेगा, सेक्टर में रहेगा, सो मोमेंटम विल ऑलवेज बी देयर। सो हम इन्वेस्ट करेंगे मोमेंटम में, स्टॉक्स हो सकता है हम रोटेट करें, ठीक है। ये फिलॉसफी हो गया ना, तो आपका ध्यान नहीं होगा कि मैंने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो कहाँ गया, नहीं, हमारा ध्यान पोर्टफोलियो पे है जो मोमेंटम में फोकस्ड है, फिर वो कोई भी स्टॉक दे या कोई भी इंडेक्स दे। एग्जैक्टली, है ना। सो ये एक अप्रोच हो गया जिससे आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। अब उसके बाद होता है कि जो क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंटम, मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताऊं ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मेरा बुक है, मैंने रिसेंटली लिखा है मोमेंटम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे, मैंने थोड़ा सा एक पूरा चैप्टर हिस्ट्री पे लिखा है। इसका ज़रूरी क्या है कि थोड़ा बहुत मुझे लगता है मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि हम क्या है, कहाँ से। सी हम नॉर्मली भी आप लाइफ में देखो, अगर हमें हिस्ट्री और बैकग्राउंड पता है ना, तो हमारा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो जाता है। करेक्ट। मार्केट में कैसा है, अगर आप काम देखोगे लोगों के, बेसिकली हम दो ब्रांचेस है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और इसका जो हिस्ट्री आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने बुक्स लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ लोगों ने सक्सेसफुल ट्रेडर्स पे बुक लिखा है, बायोग्राफीज लिखा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लोगों ने काम कैसे किया। सो उसमें जब ट्रेडर्स की बात आती है, आप उनको अगर बार बार पढ़ोगे, अब मैं कुछ नाम, जैसे बहुत पॉपुलर जो बुक है रेमिनेंसेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, जैसे लिवरमोर, फिर रिचर्ड डॉन्चन, या बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, अगर इनको आप काम पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि ट्रेंड को फॉलो करना, या ब्रेकआउट्स, किसी ने ब्रेकआउट पे बोला है, किसी ने बोला है कि हम पिरामिड करते हैं। सो ये सारी चीज़ों को आप अगर पढ़ोगे अलग अलग से, तो स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं अलग अलग हो, टर्टल मेथड है, निकोलस डार्वास है, ये सारे लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल जब समझ में आएगा ना कि वो करते क्या थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, सो आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर लोग मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल साइड है कि जहाँ पे हम वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्रेहाम की बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो उनको फादर ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग माना जाता है। वो लोग बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक जब है आपको अफोर्ड, सस्ते में मिले, टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह, उसमें भी कुछ लोग ग्रोथ स्टॉक्स की बात करते हैं। अब ये दोनों ब्रांचेस है, ज़्यादातर लोग हम इसी में काम करते हैं, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं ये अच्छा है वो अच्छा। एक तीसरा है जिसको कहते हैं EMH, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये जो वर्ड है ये डॉक्टर फार्मा ने निकाला था।
उनका कहना ये है कि मार्केट में ना फंडामेंटल चलता है ना टेक्निकल चलता है, कुछ नहीं चलता है। आप पता ही नहीं कर सकते हो, मार्केट में आप आउट परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। कि आई मीन ही सेज उनके हिसाब से अगर आप चलो तो मार्केट में आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, ETF ले लो, आप बाकी कुछ कर नहीं सकते, है ना। या आप सोचो इसी का एक रिलेटेड होता है रैंडमनेस, मतलब काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अच्छा लिखा है। मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को एक बुक, फूल्ड बाय रैंडमनेस, निकोलस तालिब का। ये जो बुक है उन्होंने और भी लिखवा है ब्लैक स्वान वगैरह पे, इससे एक अच्छा पर्सपेक्टिव जरूर मिलता है। ऑल्दो उसके बाद ये समझ में आता है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं। बिल्ली ने रास्ता काटा तो काम खराब होता है, ये हम ऐसा सीखते हैं। कहाँ से आया होगा ये? कभी किसी ने देखा होगा बिल्ली ने रास्ता काटा, उसका कुछ काम हुआ नहीं, ठीक है, वहां से ये आ गया। अब हम देखो तो जरूरी है क्या ये रिलेशनशिप? नहीं है। क्या कोई डेटा है जो इसको प्रूव करता है? नहीं है, राइट। सो बट ये ऐसे ही फिर बन गया। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे चीजें, हम मार्केट में अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि मैंने देखा कि RSI ऊपर गया 50 के ऊपर और बाद में वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया। अब जरूरी है कि RSI वाज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से स्टॉक किया? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते थे, राइट। लेकिन हम अपना एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि मेरा अब जो मैंने देखा ना वो तो बहुत अच्छा रूल है यार, ये तो चलता है, क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट उसके बाद वो स्टॉक ने परफॉर्म किया। अब आप डेटा निकालोगे तो फिर आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि वो कितनी बार चलता है, नहीं चलता है, करेक्ट। तो ऐसी चीजें होती है। सो ये सारा जो है ना, हम कहीं ना कहीं रैंडमनेस भी होता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि हम लोग जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ना मार्केट से रोज सीखते हैं, वो हो सकता है कि वो जरूरी ना हो कि सही हो जो आप समझ रहे हो। इसके लिए अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका अगर एक प्रोसेस है, एक रूल्स है, डिसिप्लिन है, और आप डिसिप्लिन से फॉलो करो तो ओवर टाइम अच्छा काम कर सकते हो। अब ये EMH की जो मैंने बात की ना, उसका एक इश्यू क्या है कि वो लोग समझते हैं कि मार्केट में हर एक बंदा रैशनली बिहेव करेगा और उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन एट एवरी पॉइंट इन टाइम रहेगा। फैक्ट ये है लाइफ का कि ऐसा होता नहीं। हम सब इमोशनली डिसीजन, हर एक बेसिकली हम लोग नॉर्मल भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं ना, उसमें इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मार्केट में तो और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इसके लिए मार्केट में एनोमलीज होते हैं, वो मार्केट फ्लक्चुएट करता है। सो अब अगर ये हम अंडरस्टैंडिंग हमारा है तो अल्टीमेटली क्या होता है, चाहे आप टेक्निकल करो, फंडामेंटल करो, अगर आपका एक प्रोसेस है प्रॉपरली, सो आप अच्छा काम कर सकते हो, फिर वो चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, राइट। सो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च पेपर लिखे हैं और बहुत अच्छे रिसर्च पेपर अवेलेबल है इसके ऊपर, बहुत सारा काम हुआ है इसमें। सो अदरवाइज हम लोगों के बुक्स वगैरह स्टडी करते तो वहाँ से एक लेसन होता है, और ये रिसर्च पेपर है। जैसे 1937 में एक पहला रिसर्च पेपर था इसके ऊपर, और वहाँ से उसके बाद बहुत सारे मीनिंगफुल रिसर्च पेपर है। 1993 में ना एक रिसर्च पेपर है नरसिम्हन जगादीश और शेरिडन ट्रीटमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर रहा। इन्होंने है ना जब लिखा वो रिटर्न टू बाइंग विनर्स और सेलिंग लूजर्स, इन्होंने ये बहुत अच्छे डेटा के साथ एक्सप्लेन किया कि जो मोमेंटम इफेक्ट है उससे आप मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हो, अल्फा जनरेट होता है। और ऑफ कोर्स इसके बाद और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर है जिसमें 250 साल के अलग अलग कंट्रीज़ के, आप अलग अलग मार्केट क्लासेस, ये सब में ये डेटा प्रूव करता है कि मोमेंटम से आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। इस रिसर्च पेपर के बाद तो रादर बहुत सारा काम हुआ, लोगों ने चैलेंज करने की भी कोशिश की और वो सारा भी हुआ, लेकिन बहुत सारे रिसर्च पेपर से ये है कि मोमेंटम इज अ प्रूवन काइंड ऑफ साइंस। इनफैक्ट 1996 के पेपर में डॉक्टर फामा ने भी ये एक्सेप्ट किया कि येस मोमेंटम इज एन एनोमली, मतलब आप मोमेंटम से फॉर वॉट एवर रीजन्स आप मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा ये पॉइंट पता होना क्यों ज़रूरी है, एकेडमिक्स है, डेटा से, लोगों ने रिसर्च पेपर से ये प्रूव होता है कि मोमेंटम इज अ मेथड जहाँ से आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अब इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय और व्हेन टू एग्जिट, है ना। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर होना बहुत ज़रूरी है। अब मोमेंटम हमें पता है कि एक अच्छी मेथड है, प्रूवन साइंस है, और ये 4 आंसर अगर उसके मिलते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर्ड काम कर सकते हैं, हम अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब वापस हम बात करें व्हाट इज मोमेंटम। सो अगर आप कोई भी मेथड जो कोई भी फॉलो कर रहा है, आप जो फॉलो कर रहे हो या कोई भी और फॉलो करता है, और चाहे वो फंडामेंटल है या टेक्निकल है, आप 2 ही पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है वैल्यू, एक होता है ग्रोथ, अगर हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की बात करें।
टेक्निकल इन्वेस्टिंग की बात करें तो होता है या तो रिवर्सल या मोमेंटम, ठीक है। और उसको और सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो बाय लो सेल हाई या बाय हाई सेल हायर, राइट, है ना। अब कोई भी मेथड है इस दोनों में ही डिवाइड होगा। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये है मोमेंटम, मतलब हम हाई में बाय कर रहे हैं और हायर में सेल करने का हमारा अटेम्प्ट है। इन सिंपल वर्ड्स दैट इज मोमेंटम। सो अब ये जितने भी हमने देखे हैं, जैसे आपने सुना होगा डाउ थियरी है, ट्रेंड फॉलोइंग है, प्राइस एक्शन है, ये सारी चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं इसको हम मोमेंटम में लेके आ सकते हैं। बट ये अलग अलग मेथड्स हैं प्राइस में पार्टिसिपेट करने का या स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने का। सो ये सारे अगर मेथड्स को हम समराइज करें ना तो ये होता है कि क्या प्राइस फॉलोइंग हो सकता है कि वहाँ मोमेंटम हो। फिर हम बात करें ब्रेकआउट, वो बेसिकली मोमेंटम ट्रेडिंग ही है। हम तो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट एक्शन चाहते हैं, राइट। सो मोमेंटम का पार्ट हो सकता है, करेक्ट। फिर ट्रेंड फॉलोइंग है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब वो मोमेंटम हो सकता है कि हम ट्रेंड में बढ़े रहेंगे, जब तक वो मोमेंटम है हम ट्रेंड में बने रहेंगे। और एक होता है पुल बैक। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं उसके पहले, प्राइस फॉलोइंग में कैसा होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, हाँ, अब यहाँ पे ये एरो है ये, हाँ, अगर आप राइट साइड का भूल जाएंगे सो यहाँ पे अगर हम पूछे कि प्राइस एक्शन, हम बोलते हैं प्राइस भाव भगवान छे, प्राइस इज सुप्रीम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि प्राइस बुलिश है, सब कुछ अच्छा है, ऊपर ही जा रहा है। अब यही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेरिश है, तो बेरिश हो सकता है, उसका दूसरा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश है, हाँ, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वापस बुलिश हो जाएगा, तो वापस बुलिश हो जाएगा। अच्छा, किसी को दिखेगा लोअर हाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो अब बोलेगा अच्छा रेजिस्टेंसेस है बहुत सारे ऊपर, हाँ, कोई ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अप है ना। सो हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, प्राइस फॉलो करो। लेकिन अब अच्छा इसमें तो और हो सकता है, किसी का कोई फिबोनाची टारगेट हो सकता है, किसी का कोई रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब इसमें मैं इंडिकेटर लगा दूं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो अल्टीमेटली हर कोई जो प्राइस देखता है ना, चार्ट देखता है, वो अपना एक स्ट्रैटेजी, उसको जो आता है वो देखता है, हाँ, उसको जो चाहिए वो दिखता है चार्ट में। हाँ, सो बहुत बार तो आप अपने व्यू भी चार्ट पे प्रूव कर सकते हो, राइट। सो ये होता है कि फिर प्राइस हम फॉलोइंग बोलते हैं तो वो नहीं होता है। आई वुड से सिस्टम इज सुप्रीम, मतलब प्रोसेस आप जो फॉलो कर रहे हो फिर उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो, कहीं ना कहीं आप बेटर काम कर सकते हो। अब है कि ब्रेक, पुल बैक और रिवर्सल का बहुत बार ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड डाउन है और अब मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, करेक्ट, है ना, तो वो रिवर्सल हो गया। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ सपोर्ट है, जो भी है मैं यहाँ बाय करूंगा। और पुल बैक होता है कि ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है, अभी टेम्पररी करेक्शन आया है तो मैं यहाँ पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ये पुल बैक। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट अलग चीज है, हाँ अलग चीज है। सो ये जो पुल बैक है ना, ये मैं कहीं ना कहीं मोमेंटम का पार्ट देखता हूँ। मतलब मोमेंटम में आप, स्टॉक तो ओवरऑल मोमेंटम में है, आप उसको ऊपर लो या थोड़ा करेक्ट होने के बाद भी आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, तो ये मोमेंटम हो सकता है। सो अब इन सारी चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब इसको अगर हमें प्रोसेस बनाना है, सो इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, तो एक एक रूल को थोड़ा ब्रेक करते हैं और समझते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो अब मोमेंटम इफेक्ट क्या है कि स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा किया है वो और अच्छा करेंगे, हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज मोमेंटम, राइट, है ना। जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसका हम पोर्टफोलियो बनाएंगे। सो हमारा मोमेंटम का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, हम ब्रेकआउट स्टॉक्स भी देखेंगे, हम पुल बैक भी देखेंगे, हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी देखेंगे और उसमें ट्रेंड फॉलो करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। अब इसको एक एक पार्ट से देखते हैं। तो पहले ब्रेकआउट लेते हैं। ब्रेकआउट में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई। शायद आप भी उसको प्रैक्टिस करते हो किसी न किसी तरीके से। सो 52 वीक हाई का स्टॉक जो है वो बुलिश स्टॉक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है, तो उसमें एक तरह से मोमेंटम है, करेक्ट। अब फंडामेंटली देयर मस्ट बी सम गुड रीजंस कि वो 52 वीक हाई हुआ है, और वैसे ही एक ऑल टाइम हाई एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। अब इसको एज ए रूल करना है तो दोनों ही अच्छे रूल है। मतलब इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि ये स्टॉक्स मोमेंटम में है, लेकिन अगर सिंपल करना है कि 52 वीक हाई इज अ वेरी गुड रूल, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई क्रॉस करते करते आपका हो सकता है कि कुछ मूव चला जाए, बट दैट्स ओके, वो भी अच्छा रूल है। लेकिन टू बिगिन विद 52 वीक हाई इज अ वेरी गुड रूल। समझ गया, ओके। सो जो स्टॉक्स 52 वीक हाई में, वो हम हमारे स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया ब्रेकआउट। मैंने बोला पुल बैक में भी हम थोड़ा सा करेक्शन में भी लेंगे। सो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 52 वीक हाई का एग्जांपल है ना, कि ये स्टॉक ने 52 वीक हाई किया, फिर ये अच्छा मोमेंटम हुआ, मतलब ये ऊपर वाला तो ऑल टाइम हाई हो जाता, पर आपने 52 वीक हाई पे ही इसको स्कैन कर लिया, करेक्ट।
अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, नॉर्मली हम अच्छे एग्जांपल्स दिखाते हैं, खराब भी होता है, दैट्स ओके, बट ये जस्ट टू शो, है ना। अच्छा, इसी में आप देखो, अब ये स्टॉक होता है, ये इसके लिए भी है, कभी कभी डर लगता है कि ऑल टाइम इतना अभी ऑलरेडी उतना हाई है, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। बट आप इस चार्ट में यहाँ देखोगे बहुत जगह आपको दिखेगा, यहाँ भी 52 वीक हाई था, यहाँ भी 52 वीक हाई था, बहुत टाइम से 52 वीक हाई है ये स्टॉक। हाँ। इसी का मैं आगे का पिक्चर देखूं, देखिए पॉइंट है, अगर मैं आपको दिखाता नहीं तो आपको नोटिस भी नहीं होता। सर ऐसा मेरे साथ हुआ ही है। हाँ, अभी रिसेंटली एक स्टॉक में हुआ था, फोर्स मोटर। अच्छा, मतलब उसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था, फ्रैंकली मैं उसको मिस कर गया। हाँ, फिर उसने वापस से थोड़ा करेक्शन किया और वापस से वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम में। करेक्ट। मैंने बोला यार अभी क्या 4,500 वाला स्टॉक 12,000 हो गया, अभी क्या लेने का, 10,000 हो गया, वापस से वो 15,000 हो गया। करेक्ट। तो ये जो आपने एग्जाम्पल बताया ना, वो मैं रिलेट कर पाया उससे। तो ये सब लोगों का ऐसा स्टोरी होता है, राइट। और फ्रैंकली अगर आपके पास पूरा प्रोसेस नहीं है तो वो फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। क्या एक बार स्टॉक, सबका ये स्टोरी होता है, वो मेरे सामने सामने चला है। हाँ। मतलब हम सब लोग ऐसे दिखते हैं ना, तो क्योंकि हमारा माइंडसेट ये सोचता है ना कि ये ऑलरेडी इतना चल गया है, अब कितना चलेगा। करेक्ट। बट आपको नहीं पता ना कितना चलेगा। एग्जैक्टली। तो हमें उसका टारगेट सोचने की जरूरत क्या है। मतलब अभी मुझे समझ में आया कि मैं कौन होता हूँ किसी भी स्टॉक का बहुत ऊपर आ गया वो बोलने वाला। हाँ। ये बात अभी मुझे समझ आई है इतने सालों बाद। करेक्ट। तो ये ब्रेकआउट वाला एक रूल है। पुल बैक के लिए जैसे 52 वीक हाई ब्रेक होता है, उसके बाद अगर स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हो गया, हम उसको ये रूम देंगे स्ट्रैटेजी में, ठीक है। सो एक टू सिंप्लीफाई 20% फ्रॉम 52 वीक हाई, मतलब जब तक वो स्टॉक विद इन 20% है 52 वीक हाई के, उसको हम कंसीडर करेंगे हमारे स्ट्रैटेजी में। बिकॉज हो सकता है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना, हाई लगा फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, वो 30% तो होता ही है, होता है। बट वो स्टॉक में हो सकता है बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अभी करेक्ट हुआ है। सो ये भी हमारे स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। सो इन टू सिंप्लीफाई के 52 वीक हाई के स्टॉक्स या विद इन 20% फ्रॉम 52 वीक हाई, ये स्टॉक्स हम कंसीडर करें। अब दूसरा है, उसमें हम देखें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी होना चाहिए। क्या है? हाँ, इसका रीजन क्या है? तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया जिसमें शार्प एक प्राइस करेक्शन है। करेक्ट। तो ये तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, विद इन 20% में वो नीचे आया है, फिर वहां वो कंसोलिडेट किया है। हाँ। मतलब है विद इन 20%, लेकिन बहुत टाइम भी स्पेंड किया है, तो हो सकता है मोमेंटम चला जाए स्टॉक में से। सो इसमें हमें एक ट्रेंड फिल्टर डालें, और हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। तो उसके लिए एक ट्रेंड फिल्टर होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिल्टर का बहुत कॉमन और पॉपुलर फिल्टर है 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। हाँ। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज भी चलता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है। सो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए वो स्टॉक। ठीक है। ये एक रूल बन जाता है। अब ये दोनों ही बहुत पॉपुलर रूल है, एक तरह से आप देखो तो अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं और सबको पता है। बट ये सबको मिला के अब हमारा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो गया, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है तो बुलिश है, अदरवाइज वो बेरिश है। सो अब हमारे ये पिक्चर में हमने 200 डे मूविंग एवरेज भी डाला। सो अगर स्टॉक विद इन 20% भी है, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और ये कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का। सो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम बन गया फॉर एग्जांपल, कि स्टॉक्स विद इन 20% फ्रॉम 52 वीक हाई और अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। अब मान लो ये सिस्टम को मैं स्कैन करता हूँ स्टॉक्स में, जैसे एक निफ्टी 500 यूनिवर्स है, मैं यूनिवर्स पे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, उस पे आ जाता है, और मैं अगर स्टॉक्स निकालता हूँ ये सिस्टम से, तो हो सकता है बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। करेक्ट। और खास करके बुल मार्केट में तो बहुत सारे आएंगे, 500 में से हो सकता है 200 स्टॉक्स आपके लिस्ट में आ जाए। सो अब हमारा अप्रोच है कि हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ये स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्मर्स है, हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल कि आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक होंगे। सो अब ये मेरे पास 200 स्टॉक्स आ गए, इसमें से 20 स्टॉक कौन से होंगे? सो है ना, क्वेश्चन है कि हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स। तो अब यहाँ पे आता है एक मोमेंटम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, रैंक करना स्टॉक्स को। रैंकिंग कि हमारे पास जितने भी आ गए आपके क्राइटेरिया में, इसको हम रैंक करेंगे। अब रैंक करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि आपका जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का, उसके बेसिस पे रैंक करेंगे। ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर है कि 1 ईयर का परफॉर्मेंस, 6 मंथ का परफॉर्मेंस, 3 मंथ, 2 ईयर्स। एक जो है जो बहुत आउटस्टैंडिंग रूल है वो है 1 ईयर का परफॉर्मेंस, और इसको मैंने इंडियन मार्केट में भी अलग अलग तरीके से देखा है। आई शो द डेटा ऑल्सो। मुझे लगता है 1 ईयर परफॉर्मेंस इज अ अल्टीमेट रूल, इवन फॉर 52 वीक हाई भी 1 ईयर ही हो जाता है। एग्जैक्टली, वो 1 ईयर ही हो जाता है।
सो इसमें 1 ईयर का परफॉर्मेंस इज लाइक, अब मैं इसको डेली में डिवाइड करता हूँ बिकॉज हम 200 डीएमए और बाकी रूल भी यूज कर सकते हैं, तो रफली 252 कैंडल्स होते हैं इन अ ईयर, राइट। सो 252 पीरियड का परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक, परफॉर्मेंस मतलब रिटर्न स्टॉक का, जिसका सबसे ज्यादा उसका फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। वैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, राइट। सो उसमें आपके टॉप 20 आ गए, करेक्ट। ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो गया। सो आपका मोमेंटम का पोर्टफोलियो बनाइए। तो ये टॉप 20 स्टॉक्स को मुझे जब भी ये आए मुझे लेना है, और फिर इसको मुझे ये कभी करना है, वो आता हूँ मैं। हाँ। सो अभी पहले आपका टॉप 20 हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम वो पैटर्न देखें, अच्छा ये 252 डे रिटर्न है, मैं मान लो आज किसी स्टॉक को देख रहा हूँ, उसका 125 रुपीज प्राइस है, हाँ, एग्जैक्टली 252 कैंडल पहले वो 100 था, हाँ। तो उसका 25% रिटर्न हो गया। करेक्ट। अब कल ये स्टॉक 140 होता है, तो ये 40% रिटर्न नहीं हुआ है, इसको वापस हम 252 दिन पहले देखेंगे। अच्छा, मतलब वो तो 110 था, हाँ, तो इसका 27% समझ गया। रिटर्न हुआ। मतलब हम आज के प्राइस को उसके पीछे के 252 डेज के साथ हमेशा कंपेयर करेंगे। तो जब भी हमें रीस्ट्रक्चर करना है हमारे पोर्टफोलियो में, तो वही बेसिस पे वो होगा। मतलब हम सबको इक्वल चांस देंगे। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। और ये इसलिए भी समझना जरूरी है, मान लो कोई जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा ना, उसको लगेगा आज मैं देख रहा था, आज तो इसका ये रैंक था, कल देख रहा हूँ तो चेंज कैसे हो गया। हाँ। ये तो स्टॉक तो फ्लैट भी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये ऐसे कंपेयर होता है। हाँ, शायद वो 252 डे पे ज़्यादा परफॉर्म कर चुका था, और जिस दिन से इन्होंने वापस से कैलकुलेट किया वहाँ पे नहीं था। करेक्ट, तो रैंकिंग चेंज हो सकता है। ठीक है। अब ये जो हम स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या हो गया? स्टॉक्स विद इन 52 वीक हाई 20%, स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और टॉप 20 स्टॉक्स हमने ले लिया, ठीक है, 52 डे के रिटर्न के बेसिस पे। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। अभी हमारी एक स्ट्रैटेजी में हम बोलेंगे 52 वीक हाई पे जो स्टॉक है उसका रिटर्न, उसका एक x% रिटर्न होगा, और जो स्टॉक 10% करेक्ट कर गया, ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि वही स्टॉक का पहले जो स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे उसका रिटर्न अच्छा होगा। लेकिन आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में, बिकॉज आप रैंकिंग से फिल्टर कर रहे हो, जो स्टॉक 10-20% करेक्ट कर गया है उसका रिटर्न उससे ज्यादा कुछ केसेस में हो सकता है। ओके। अगर आप सोचोगे कौन से केस में होगा वो, अगर आप उसका रिटर्न देखोगे कि बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम रहा है, हाँ, कि 10-20% करेक्ट होने के बाद भी रिटर्न उससे ज्यादा है जो आज 52 वीक हाई पे है, तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे। करेक्ट। वो आपके पुल बैक वाले स्टॉक्स हैं। ओके, मतलब वो इतना करेक्ट करने के बाद भी रैंकिंग में टॉप पे है। करेक्ट, राइट। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स 52 वीक हाई क्रॉस भी नहीं किए, उसके 5-10 तक अवे है, फिर भी वो रैंकिंग में आपके पास आ सकते हैं। हाँ, अगर उनका मोमेंटम उतना स्ट्रांग है। हाँ, मतलब लास्ट 252 डेज का मोमेंटम। हाँ, तो ये तीनों सिंपल रूल से भी अगर आप उसको लॉजिकली सोचोगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का बनेगा जो हाई पे है, हाई पहुंचने वाले हैं या करेक्शन हुए हैं, लेकिन सब में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही मेरा पोर्टफोलियो चलेगा। एग्जैक्टली, है ना। सो अब ये हो गया कि आपका पोर्टफोलियो बन गया लेट्स से 20 स्टॉक्स का। अब जो आपने पूछा कि अब हाउ टू एग्जिट या उसको कैसे रीबैलेंस करें, अब एग्जिट भी जहाँ पे बात आती है, मैं आपको पहले वो पॉइंट पे ले जाता हूँ। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मोमेंटम में, स्टॉक्स में नहीं। और जो भी ये कर रहा है ना, हम आज बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, मतलब आपका होराइजन तो होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स, 5 इयर्स इज वेरी गुड, और अगर कोई 10 इयर्स के लिए कर रहा है बहुत अच्छा। ये सिस्टम चलाने के लिए, ये सिस्टम चलाना है आपने को। आप जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके लिए आपको चलाना है ये, बट आपका इन्वेस्टमेंट है मोमेंटम में, सो वो हम एग्जिट नहीं करेंगे। हाँ, हम स्टॉक्स रोटेट करेंगे। हाँ, मतलब स्टॉक से मुझे लेना देना ही नहीं है। करेक्ट, नाम चेंज होते रहेंगे, नाम चेंज होते बट मेरा जो गोल है, जो मिशन है, वो चलते रहेगा। करेक्ट। सो इस जो नाम चेंज होते हैं ना, इस मेथड को कहते हैं रीबैलेंस। रीबैलेंसिंग, है ना। तो पोर्टफोलियो आप रीबैलेंस करोगे। अब रीबैलेंस करोगे तो कब करोगे? सो उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं कि मंथली करूँ, वीकली करूँ, हाँ, या क्वार्टरली करूँ, है ना। सो जो प्रूवन और बहुत अच्छा रूल है ना, वो मंथली है। मतलब मंथ में कोई एक डेट सिलेक्ट कर लो आप, वो हर एक का अपना प्रेफरेंस हो सकता है, 1 तारीख कर लो, 5 तारीख कर लो, जो भी, बट जो डेट आपने सिलेक्ट किया, लेट्स से आपने 1 जनवरी को किया, सो बाद में सीधा उसको 1 फरवरी को देखना है। ठीक है, सेम रूल रन करना है। ओके। मान ले टॉप 20 स्टॉक्स आपके थे, अभी उसी स्ट्रेटेजी से आपने वापस 1 फरवरी को टॉप 20 स्टॉक्स किए। अब इसमें से जो स्टॉक्स आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में रहेंगे, जो नहीं है वो निकल जाएंगे, और जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये रीबैलेंस हो गया। सही बात है ना। ये आपको बस हर 1 तारीख को जो भी आपने डेट सिलेक्ट किया, हर मंथ में उसको उस टाइम करना है।
इससे आपका रीबैलेंस हो रहा है और आपका वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ रहे हैं। ये मेथड है। ठीक है सर, अभी एक सवाल है मेरा कि समझो मैं तो 1 महीने बात करूंगा, आपको भी पता है क्या आने वाला है सवाल। बट कभी कभी बीच में ऐसा हो जाएगा कुछ कि वो 20 स्टॉक में से 1-2 स्टॉक कुछ ज़्यादा ही करेक्ट कर दिए, जैसे अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है टैरिफ को लेकर। ये तो समझो ऐसा कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जिसको टैरिफ की न्यूज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, या किसी कंपनी के प्रमोटर ने कुछ कर दिया और सडनली वो स्टॉक हमारे मोमेंटम में से लोअर सर्किट मारना शुरू कर दिया, तो क्या भी फिर भी मुझे उसको वेट करके 1 महीने बाद ही शिफ्ट करना है उसको, या फिर कुछ बीच में एक्शन ले सकता हूँ मैं? अब देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम और बात करेंगे, लेकिन एक आप कर सकते हो कि आप एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो कि आपके एक स्टॉक का इतना स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर स्टॉक चला जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। वापस जो एंटर करना है वो रीबैलेंस के दिन ही करना है। वो जो डेट है वो डेट को उसी डेट को करना है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये नो हार्म रूल बोलता हूं मैं इसको, इससे कुछ हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करके डेटा देखोगे तो इससे कुछ बहुत ज्यादा मिलता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा 20 स्टॉक्स का टीम है। और उसमें क्या है कि आपके कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे, ये सब होते रहता है लाइफ में। आप है ना अपने जजमेंट को तो बैक टेस्ट कर नहीं सकते। अब आप देखोगे ओवर अ टाइम हम आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे स्टॉक छूट भी जाते हैं। वो होता है सर, वो होता है। हाँ राइट, वो आप बराबर बोल रहे हो। कुछ स्टॉक्स टेम्परली करेक्ट हुए, आपको लगा अभी न्यूज़ खराब होने वाला है, टैरिफ का कुछ रूल आ रहा है, आप उसको एग्जिट कर दोगे, आप उसको वापस कैप्चर नहीं कर पाओगे। राइट, बट अगर हम बैक टेस्ट ही कर ले इसको, समझो 5 साल 10 साल के लिए, तो मुझे पूरा आइडिया मिल जाएगा ना कि इतना सब करने के बाद शायद वो 5-10 साल में मार्केट को भी लोअर सर्किट लगा होगा, वो सब करने के बाद फाइनली मेरा रिजल्ट क्या हुआ। करेक्ट, राइट। सो इसके लिए कुछ एक डेटा मैं दिखाऊंगा, उससे आपका ये आंसर भी हो जाएगा। हाँ। आपका ये इसका भी। बट अगर ये जो रूल अगर मैं बोलता हूँ, ये कभी कभी है थोड़ा सा आपके मेंटल उसके लिए कि भाई चलो मेरा स्टॉप लॉस लगा है, बस वही उसका बेनिफिट है। अगर आप डेटा देखोगे तो अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो ये रीबैलेंस वाला मेथड, अब इसको आप एनालॉजी ऐसा करो ना कि मान लो आपके 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, आप उन सबका रेस लगा रहे हो। ठीक है, हर एक तारीख बात है, जो रेस में घोड़ा भाग रहा है मैं उसके साथ ही हूं। तो आपके जो टॉप 20 आ रहे हैं, आपका वो पोर्टफोलियो बन गया। अगले 1 तारीख को फिर से आप ये रेस लगाओगे, उसमें जो टॉप 20 आपके पोर्टफोलियो में है। ये सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल आता है एग्जिट रैंक का। हाँ, अब एग्जिट रैंक जैसे टॉप 20 हो गया, तुम नेक्स्ट भी मैं टॉप 20 देखूंगा नेक्स्ट मंथ भी। अब इसमें कभी कभी इशू क्या आता है कि मान लो आपके स्टॉक में एक पोर्टफोलियो, उसका रैंक हो गया मान लो 22 नेक्स्ट मंथ में, आप उसको एग्जिट कर देते हो, फिर अगले मंथ वो फिर आ गया अंदर 20 के अंदर, तो वो थोड़ा सा ना कभी कभी चर्न बढ़ता है। सो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है बफर, मतलब आप थोड़ा सा बफर दे दो एग्जिट के लिए। सो ये बफर में है ना एक 100% बफर का रूल है। अच्छा। मतलब आपका 20 का पोर्टफोलियो है ना, और 20 का बफर दे दो, तो आपका एग्जिट रैंक हो गया 40। अभी जब नेक्स्ट मंथ में जब अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करूंगा, तब मैं देखूंगा कि जो स्टॉक मैंने लास्ट मंथ में 20 लिए थे, अगर वो स्टॉक्स अभी भी 40 के अंडर है तो मैं उसको रीबैलेंस नहीं करूंगा। करेक्ट। और अगर वो 41 है कोई, हाँ, तो भाई वो निकल जाएगा और जो टॉप 20 में नया आया है वो एंटर हो जाएगा। परफेक्ट। सो ये है 100% बफर। ठीक है, इसमें कोई 50% बफर भी यूज कर सकता है, मतलब 20-30 या वो चेंज भी हो सकता है, बट रेकमेंडेड और बहुत अच्छा रूल है 100% बफर। तो मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है, तो आपका एग्जिट रन हो गया 20 100% बफर से, 15 है तो 30, 5 है तो 10, इस हिसाब से। राइट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट एग्जिट रैंक का। इससे पोर्टफोलियो का चर्न कम होता है और ड्रॉडाउन भी कम होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्स और पोर्टफोलियो साइज की। पहले यूनिवर्स की। यूनिवर्स है ना कि हम अगर मान लो आपको ये करना भी है तो कौन से यूनिवर्स में करेंगे। सो एनएससी और बीएसई ने अपने लिए कुछ अच्छे काम किए, ऑलरेडी कुछ प्रूवन इंडेक्स है। जैसे एनएससी के टॉप 750 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, जिसको कहते हैं निफ्टी टोटल मार्केट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक निफ्टी 500 है और एक निफ्टी माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप जो 250 स्टॉक्स का है और बाकी 500 स्टॉक्स का निफ्टी 500। निफ्टी 500 के 3 पार्ट्स है। पहला है निफ्टी 100, जिसमें एक निफ्टी 50 है जो हम देखते हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो ये 100 को हम कह सकते हैं लार्ज कैप का इंडेक्स। उसके बाद 150 स्टॉक्स है जो मिड कैप का इंडेक्स, और उसके बाद 250 स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप का इंडेक्स। अब मैं मोमेंटम पोर्टफोलियो अपना बनाऊं तो मैं इसमें से चूज कर सकता हूं। जैसे मैं एक लार्ज कैप स्टॉक का अपना मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाऊं,
5 स्टॉक का, 10 स्टॉक का, तो वो निफ्टी 100 के ऊपर बना सकता हूँ। करेक्ट। वैसे ही निफ्टी 200 भी ले सकता हूँ, या मैं निफ्टी 150 मिड कैप का बना सकता हूँ, एक स्मॉल कैप का बना सकता हूँ, माइक्रो कैप का बना सकता हूँ। सबका कॉमन बनाना है तो निफ्टी 500 पे या निफ्टी टोटल मार्केट पे कर सकता हूँ। राइट। तो मेरा एक मोमेंटम पोर्टफोलियो हो सकता है, अलग अलग मोमेंटम पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं। करेक्ट। मिड कैप पे कर लिया, इस पे कर लिया, किसी सेक्टर पे कर लिया। एक एग्जांपल, आपको कोई सेक्टर लगता है अगले 2-3 साल तो अच्छा चलेगा, कोई भी रीजन से आउटलुक है, उसमें मोमेंटम पोर्टफोलियो रन कर लिया। ओके। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है सर। हाँ, ये भी है। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई डिफेंस सेक्टर है या ऑटो सेक्टर है, तो मैं उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर ये वाला पोर्टफोलियो रन करूँ। एग्जैक्टली। सो उसमें जो आपके स्टॉक्स अच्छे हैं वही आएंगे। हाँ, राइट। राइट। सो ये हो गया आपका कि आप यूनिवर्स पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अब है कि पोर्टफोलियो का साइज कैसे होना चाहिए। तो नॉर्मली कोई 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकता है, 10 का, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 25। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है 25 के ऊपर का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। रिटर्न्स आपको ऐसा लगेगा स्टेबल है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल होता है, और ड्रॉडाउन कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो 20 स्टॉक इज अ गुड पोर्टफोलियो। अगर आपका 500 स्टॉक का यूनिवर्स है, या मिड स्मॉल कैप का 400 स्टॉक का यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही बड़ा है तो 20 तो रखना तो 20 रखना पड़ेगा। करेक्ट। यूनिवर्स छोटा है, मान लो 100-200 स्टॉक का, तो 5 या 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो इज फाइन। करेक्ट, समझ गया। ठीक है। सो ये आपका हो गया पोर्टफोलियो साइज। अब है अलोकेशन। अलोकेशन मतलब उसमें क्या होता है, 2 टाइप है। मान लो आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एक एग्जांपल, आपने 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, तो हर स्टॉक में 1 लाख, तो ये हो गया इक्वल अलोकेशन। करेक्ट। अब जब आप रीबैलेंस करोगे, सो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि मैं 1 लाख फिक्स रखूंगा हर स्टॉक में। राइट। ठीक है, तो उसमें मान लो आपका कोई स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है तो आप विड्रॉ करो, और लॉस हुआ है तो आपको खुद डालना है। ये वो मेथड हो गया। करेक्ट। और दूसरा मेथड है री इन्वेस्ट, जो मैं रेकमेंड करता हूँ। मतलब आपने एक बार 20 लाख बना दिया, अब नेक्स्ट मंथ मान लो आपके 3 स्टॉक एग्जिट हो गए, और 3 स्टॉक में आपको आ रहा है 3.5 लाख फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। तो जो नए 3 स्टॉक आप लोगे वो 3.5 लाख को डिवाइड करके ले लोगे। राइट। मतलब उसमें मुझे कुछ पैसा डालना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है। और 3 लाख का 2.5 लाख हो गया तो 2.5 लाख के ले लो। तो वो री इन्वेस्टमेंट मेथड है। सही बात है। ठीक है। सो ये एक रिकमेंडेड मेथड है। अब ये सारे जो रूल्स हमने डिस्कस किए ना, इसको मैं बोलता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंजन, क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है ना। ये कंपोनेंट कैसे है, जैसे यूनिवर्स आप डिसाइड कर सकते हो। करेक्ट। ब्रेकआउट है, पुल बैक, आप रिट्रेसमेंट आप डिसाइड कर सकते हो, मेरे को 20 करना है, 10 करना है, 30 करना है। पुल बैक का मेथड है। ट्रेंड फॉलोइंग है, 200 मूविंग एवरेज नहीं करना है, 100 करना है, 150 करना है, सब चॉइस है। फिर आपके पास रैंकिंग मेथड है, कितना करना है, अलोकेशन है, एग्जिट मेथड है। तो ये सारा है ना, एक तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये अभी सारा रूल भी हो गया। ये सारा रूल हो गया। अब ये रूल को हम बनाए तो इसको फिर मैं बोलता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान। कि आपने एक अपना MIP डिसाइड किया कि ये मेरे स्ट्रैटेजी है, ये मेरा प्लान है, और इस हिसाब से मैं बनाऊंगा। ठीक है। ये तो मैं खुद का पोर्टफोलियो मैनेजर बन गया। एग्जैक्टली। और एक साइंस वे में, मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे जो लगता है वो मैंने ले लिया। यस। राइट। अब इसमें देखिए, वो जो चारों आंसर क्वेश्चन हमने पूछे तो उसके आंसर हो गए। व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट। राइट। सारी चीज़ों के आंसर है। आपने अपना प्लान बना लिया और पूरा रूल बेस्ड है एक तरह से। तो एक नॉर्मल बंदा भी जो ज़्यादा मार्केट में टाइम दे नहीं सकता, उसके लिए भी ये सूटेबल है। जो दे सकता है वो बाकी चीज़ें एक्टिवली करता है ना, एक अपना सेपरेट मोमेंटम का प्लान हो सकता है। सर मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूँ, आपको मैंने फ़ोन पे बताया था। एक्चुअली हमारा वीडियो बनाने का प्लान बाद में हुआ। पहले मेरा ये प्लान था, आपको मैंने फ़ोन पे बोला था कि सर मुझे ये पोर्टफोलियो में कुछ पैसे अलोकेट करने हैं। मुझे देखना है कि मैं मेरा सिस्टम वाला पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है, या जो मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, जो सर अपन जनरली हमारा दिमाग तो ख़राब ही होता है। बट लास्ट 1 साल में मैंने कुछ गलतियाँ की है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अभी वो स्टेज आ गया है जहाँ पे मुझे मेरी चीज़ों को ऑटोमेटेड करके चलाना पड़ेगा। तो वो रीज़न था। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि सर अगर हम मिल रहे तो हम एक वीडियो भी बना लेते। नहीं, ये अच्छा चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, सूनर और लेटर हर बंदा कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करता है, खास करके जब स्केल करने की बात आती है। वो जो जजमेंट वाली चीज़ है ना, उसको स्केल करना डिफिकल्ट है। वो भी अपने आप में स्किल है, बहुत लोग करते हैं, बात वो नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं विदाउट दिमाग लगाए और अच्छा काम कर सकता हूँ, सो क्यों ना करूँ, है ना। वो एक मेरा तो रीज़न ये है कि हाँ, जजमेंट वाली बात तो है, बट मुझे ये चीज़ से हटना है। मुझे ऐसा करना है कि मैं अपना जो बायस है ना मेरे माइंड में, मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैंने PSU की पूरी रैली मिस कर दी। अच्छा। मैंने डिफेंस की भी रैली मिस कर दी।
कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे माइंड में ब्लैक लिस्ट है, उनको मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। एंड आपको भी पता है कि जो स्टॉक ज्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं, जो स्टॉक ज्यादा हेटेड होते हैं, वो स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। और कुछ रैलीज को मैंने पकड़ी पर उतना स्केल नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है ना कि मैं अपने माइंड स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, उसको टाइम लगेगा, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई कि यार ये चीज़ मेरी मेथड में गलती है या मेरे दिमाग में मतलब कुछ लिमिटेशंस है जो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है वो करने के लिए। तो वो बात है, सही बात है आपकी। और ये हर किसी के अपने ऐसे इश्यूज होते हैं। इसी लिस्ट में मैं एक और जोड़ दूं ना कि वो बहुत बढ़ गया था तो मैं ले ही नहीं पाया। सो ऐसी बहुत सारी चीजें अपनी अपनी हो सकती है। उसमें तो मैं बहुत होशियार हूँ, आपको पता है। मैं ऑल टाइम हाई पे ही स्टॉक लेता हूँ। आई एम दैट पर्सन जो बाय एट हाई सेल एट हाई, है ना, तो वो है। बट हाँ, ये एक रीजन था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। करेक्ट। सो मैं आपको थोड़ा सा ये और डिस्कस करें उसके पहले मैं एक प्लेटफॉर्म अपना दिखा देता हूँ, बिकॉज काम आसान होता है। सो वो थोड़ा सा यू विल गेट द आइडिया। अब देखिए, आरजोन करके प्लेटफॉर्म है, राइट, डिफाइन एज का। यहाँ पे आप मोमेंटम स्कैनर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर पे क्लिक करते हो, ये कुछ बॉक्सेस है। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे मान लो एक ग्रुप सिलेक्ट कर दूँ, कोई भी यूनिवर्स ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो अभी हमने डिस्कस किया, लेट्स से निफ्टी 500। हाँ, अब यहाँ आपको दिखेगा ये रिट्रेसमेंट विद इन 20% फ्रॉम 52 वीक हाई। ये डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हो जो करना है। ठीक है। ये है पीरियड रैंकिंग का 252। ये भी हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन। मूविंग एवरेज हो गया 200 डे पीरियड का, ये हो गया। अब मैं इसको स्कैन करता हूँ तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं जो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा इंटेंशन ये है कि आप ये मेथड को समझो। अभी ऐसा इसमें जो स्टॉक के नाम आया, ऐसा नहीं है कि कल उठ के आपने ये स्टॉक खरीद लिया। ये वीडियो आप कब देख रहे हो पता नहीं है, और ये हमने स्कैन कब किया था वो पता नहीं है। और प्लीज़ आप समझो, मैं हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को ये बोलता हूँ कि आप रिटेल ट्रेडर इसलिए रिटेल ट्रेडर नहीं हो क्योंकि आपका कैपिटल कम है, क्योंकि आपका माइंडसेट लिमिटेड है। आप हमेशा स्टॉक्स के नाम के पीछे भागते हो। अगर आपने मेथड को ही समझ लिया तो आप समझो आप वो फिशरमैन बन जाओगे जो रोज फिश पकड़ सकता है ना। तो मैंने ये इसलिए बताया ना सर, क्योंकि ये स्टॉक के नाम इसमें आ रहे हैं। नहीं, ये सही बात है और आपने बहुत अच्छी बात कही। आई रियली लाइक्ड इट। मतलब ये जरूरी है समझना, राइट। स्टॉक का नाम देख के कुछ नहीं होने वाला, ये तो हर महीने बदलने वाला है। एग्जैक्टली, रोज बदलेंगे। आप कल करोगे कुछ और आ जाएगा। वंडरफुल। सो ये इसमें मेथड का ये है कि मान लो ये स्कैन हो जाता है, फिर आप यहाँ से इसको, ये रिटर्न % है, बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप सॉर्ट करोगे तो टॉप 20 स्टॉक आपके, हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब इसमें पता है क्या है, एक सिमुलेटर है, ठीक है। सिमुलेटर का मतलब है, मैं एक छोटे ग्रुप में आपको रन करके दिखाता हूँ, ये डिटेल आपको समझ में आ जाएगा बाद में। ओके। ये सिमुलेटर है। अब यहाँ पे आपको आता है रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने मंथली सिलेक्ट किया, वीकली, क्वार्टरली भी कर सकते हो। करेक्ट। नंबर ऑफ ये रीबैलेंस डेट है फॉर 20, कोई भी एक एग्जांपल यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है, लेट्स से 5 का। ये डेट है, मान लो मैं 1 जनवरी 2024 से करता हूँ। ये एग्जिट रैंक है, 5 का स्टॉक है तो 10 एग्जिट रैंक रखा। करेक्ट। बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये री इन्वेस्टमेंट मेथड है और पोर्टफोलियो का एक अमाउंट है, इसमें टारगेट, स्टॉप लॉस सब पॉसिबल है। आप सिमुलेट करते हो ना तो ये कैसा बॉक्स ओपन होता है। हाँ। अब इसमें आपको 1 जनवरी को कौन से 5 स्टॉक पोर्टफोलियो में वो यहाँ पे आया है, फिर आप नेक्स्ट करते हो। सो आपको वो अभी उसमें 20 रीबैलेंस डेट है तो 20 पे जाएगा कि 5 स्टॉक्स में अभी ना कोई एग्जिट हुआ है ना कोई दूसरा नया स्टॉक आया है। ओके। फिर आप फिर से नेक्स्ट करते हो, सो वो 20 मार्च को जाएगा। यस, मतलब तीसरे महीने पे आ गया। तीसरे महीने पे आ गया। फिर अप्रैल, अब एक स्टॉक गया और उसकी जगह कौन सा आया वो आ गया है। ओह यस, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हो क्या P&L था वगैरह उसका। आपको यहाँ ये रनिंग दिखता है कि आपका अनरियलाइज P&L कितना है, रियलाइज कितना है, टोटल P&L क्या है, ड्रॉडाउन क्या है। ये नेक्स्ट करते जाओ और अगर आप ऑटो सिमुलेट करोगे सो वो हर महीने का अपना रन होते रहेगा। राइट। और अभी अपन जो महीने में है वहां तक आ जाएगा, वहां तक आ जाएगा। सो आपको पूरा डेटा आएगा कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया, अब तो हमने एक एग्जांपल से बनाया, आप जो रिट्रेसमेंट लो, जो मूविंग एवरेज लो, आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो। सर ये कितने पैसे से आपने शुरू किया था? ये यहाँ पे 20 लाख से स्टार्ट किया था। ये तो ऑलरेडी मेरे से अभी थोड़ा नीचे आ गया। हाँ, वो मार्केट के हिसाब से होगा ही। बट नहीं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ सर, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि हर महीने मुझे स्टॉक देखो, अगर मुझे ये डिसाइड करना है पर्सनल लेवल पे कि
ये महीने में मुझे कौन से 5 स्टॉक रखने हैं आउट ऑफ निफ्टी 500, तो कुछ नाम ऐसे आ सकते हैं ऊपर जो मैं लूँ ही ना। करेक्ट। क्योंकि उससे जैसे मैंने बोला ना, कुछ ब्लैक लिस्ट वाले मेरे माइंड में सही है। बात। जैसे मैं वो जमाने से काम कर रहा हूँ 2011, आई नो आप भी बहुत पहले से काम कर रहे हो जी। तब कुछ स्टॉक्स के नाम ऐसे थे कि यार आपने ये लिया ना, मतलब कुछ होने वाला ही नहीं है। करेक्ट है। बट टाइम चेंज होता टाइम है, चेंज होता है, और बिल्कुल सही उसके बात बाद वो स्टॉक एक टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए परफॉर्मर बन जाते हैं। आपने जब ये बोला 10 नाम मेरे दिमाग में आ गए मतलब कि कैसे हम बोलते थे यार इसमें कभी कुछ नहीं हो कुछ सकता नहीं है, हो सकता और है। बाद में वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ जाते हैं और इनफैक्ट कभी आप इसको किसी को बोलते थे ना मेरे पास ये, तो वो टाइम पे लोग आप पे बोलते थे अरे ये क्या ले लिया तूने। करेक्ट। सो जब ये कंप्लीट होता है तो आपके पास एक इक्विटी कर्व होता है और आपके पास जैसे निफ्टी का CAGR क्या है और पोर्टफोलियो का CAGR क्या है और सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं। ये ड्रॉडाउन वगैरह क्या है ये भी आता है। करेक्ट। हालांकि ये हमने रन किया है बहुत छोटे पीरियड के लिए जो रेकमेंडेड नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको रन किया। अब आता है मेन इस पे, जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी की बात की, इसको मैं बोलता हूँ MIP1 स्ट्रैटेजी। ये हमारा MIP मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान है। ये प्लान में हमने क्या बात किया, 20% फ्रॉम 52 वीक हाई, अबाउट 200 EMA, टॉप 20 स्टॉक्स। करेक्ट। अब इसको मान लो हम बैक टेस्ट करते हैं। हाँ, अब ये बैक टेस्ट 1-2 साल से नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने 1 Jan 2001 से किया है, जैसा अभी हमने सिमुलेट हाँ जैसे पूरा सिमुलेट किया। हाँ। सो अगर हम ये 20 स्टॉक्स का करते ओवर लास्ट 24 ईयर्स, तो उसका ये एक बैक टेस्टिंग का डेटा है कि आपके ऑन एन एवरेज 5 स्टॉक होते हैं चर्न, ठीक है, हर महीने। ओके। 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो, 5 चर्न होते हैं। 46% पॉजिटिव ट्रेड्स है, बाकी के लूजिंग ट्रेड्स हैं। सही, इतना तो देख के सब भाग जाएंगे। नहीं ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि आपका एक्यूरेसी ज्यादा तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा। वो बट मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर, वो फंड मैनेजर थे, उनका एक्यूरेसी भी 47 या 50% ही था। सर कोई भी सक्सेसफुल फंड मैनेजर उठा लो, ट्रेडर उठा लो, या फंडामेंटल टेक्निक जो भी करता हो, किसी का आप और सक्सेसफुल लोगों से बात करो, अगर कोई आपको बोले मैं 70-80% मेरा हिट रेशियो है, वो हो ही नहीं सकता है, मतलब नहीं होता है। और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्या करते हैं पता है, ये हिट रेशियो की बात है, हाँ, पर आपको ये भी देखना है कि जहां पे उनके ट्रेड रॉन्ग हो रहे हैं वो जल्दी निकल रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए उनका हिट रेशियो मॉडरेट है। हाँ। 70 या 80% हिट रेशियो हो सकता है, लेकिन फिर आप जल्दी निकल रहे हो तो आपका उतना पैसा नहीं बन रहा है। हाँ, जहां पैसा बनता है ना, हिट रेशियो मॉडरेट होता है। करेक्ट। मतलब इसमें जनरली आपके प्रॉफिट को आप चलने दे रहे हो और आपके लॉसेस को आप कट कर रहे हो। Correct. तो क्या है, एग्जिट जैसे यहाँ पे हर महीने एवरेज 5 चर्न हो रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो एक्यूरेसी कम हो जाएगा। Correct. राइट। करेक्ट। अब इसमें आप CAGR देखो, ये 29.6% आया है, ठीक है। मैक्स, अब ये ड्रॉडाउन इसमें थोड़ा ज्यादा है 45%, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। बट एवरेज रिटर्न, मीडियन रिटर्न, पॉजिटिव ईयर्स, ये सारे स्टैटिस्टिक्स देखो बहुत फेवरेबल है। जैसे सॉर्टिनो रेशियो एक स्टैटिस्टिक्स होता है, सिंपल वर्ड्स में बोला हो तो 1 के ऊपर होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो करेक्शन के बाद कितना अच्छे से बाउंस होता है, वो रेशियो है वो। हाँ, बट इसमें लॉजिक भी तो वो है ना सर, हम हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहेंगे। और आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि कुछ स्टॉक्स मार्केट करेक्शन के बाद वापस से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बहुत ऊपर चले जाते हैं जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करता है। Correct. अभी मैंने कल ही एक ट्विटर पे किसी का ट्वीट देखा था कि अप्रैल से लेके, मतलब जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तब से लेके अब तक वो स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया, तो बहुत सारे स्टॉक तो डबल भी हो चुके हैं सर। करेक्ट। तो अगर हम वैसे ही स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सीधी बात है, करेक्शन हमारा होगा। करेक्ट। बट हम जो ये आप बोल रहे हो ये रेशियो, हाँ। सॉर्टिनो रेशियो, हाँ, वो मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है उसका। राइट। ये मंथली और ईयरली ब्रेकअप है रिटर्न्स का। इसी पीरियड में निफ्टी का कैगर रहा है 13.5 और 500 का 14.8। अब इसको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं कि 14.8 CAGR में इस पीरियड में मैंने 1 रुपी डाला होता तो 28 रुपीज कुछ बना होता, और अगर वो 29% CAGR से 1 रुपी वुड बिकम 350 सम कुछ, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है। सो CAGR में इतने पीरियड में 0.5% इंप्रूवमेंट इज आल्सो ह्यूज इंप्रूवमेंट। करेक्ट। ठीक है, ये मैं कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम बैक टेस्टिंग को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब ये बैक टेस्टिंग को मैंने अलग अलग पीरियड, अलग अलग तरीके से भी ये देखा है। ये एक स्टडी है जिससे हमें समझ में आया कि ये स्ट्रैटेजी से आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। हम मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे से आप आउट परफॉर्म कर सकते हो इसको, लेकिन अब इसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप दिख है क्योंकि ड्रॉडाउन है थोड़ा ज़्यादा है। हम इसको कम कर सकते हैं क्या? ठीक है। सो अब इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा मेथड क्या लिया कि जितना नॉलेज है, चार्ट स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कि इसको और इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी अच्छा है, आइडियली देखो तो ज़रूरत भी नहीं है करने की, लेकिन और कैसे कर सकते हैं।
सो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको लगा के देखा और डेटा से वैलिडेट किया। जैसे एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा फेवरेट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। राइट। इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखा है पूरा, और रादर हर बुक में एक चैप्टर है, क्योंकि मैंने इसको इतने सालों से डे इन डे आउट प्रैक्टिस की है। तो मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट इज अ प्रूवन कॉन्सेप्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इसको हम कैसे करें, तो वैसे देखो तो ये आरएस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है, क्योंकि हम टॉप 20 ले रहे हैं। क्योंकि हम तो सर स्ट्रॉन्ग ही स्टॉक को ले रहे हैं। सो मैंने ये सोचा कि हम आरएस में रेशियो कुछ यूज भी करें तो ऑलरेडी वो होगा ही। लेकिन जब स्टडी किया तो समझा कि नहीं, इसमें स्कोप है। तो एक रेशियो चार्ट करके सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। रेशियो होता है कि एक स्टॉक डिवाइडेड बाय इंडेक्स। लेट्स से आपका एक स्टॉक ए है डिवाइडेड बाय निफ्टी 500 इंडेक्स। अगर वो रेशियो बुलिश है तो वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, रेशियो गिर रहा है तो वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। इसको भी रूल बेस्ड करे कि उसमें मूविंग एवरेज लगा लो 200 पीरियड का। रेशियो अगर 200 पीरियड के ऊपर है तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बेरिश है। मतलब हमने रेशियो चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज लगा दिया। ओके। सो वो हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स रेशियो चार्ट पे भी 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए। अब जब ये रूल लगा है इसी मेथड में, तो आप देखो अब स्ट्रेटेजी में हमने 200 EMA का रूल ऐड कर दिया। तो जो रिटर्न्स में है ना, ड्रॉडाउन खास इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन रिटर्न्स इंप्रूव हो गए। हाँ एक्चुअली। हाँ। सो ये अलग अलग इसके अगर आप स्टडी करोगे तो रिटर्न्स आरएस जहां जहां आप लगाते हो रिटर्न्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो फिर ये मेथड अच्छा है कि चलो आरएस भी यूज कर लेंगे अपने स्ट्रेटेजी में। करेक्ट। और आपका वो सॉर्टिनो रेशियो भी बढ़ गया पॉइंट से बड़ा, पर बढ़ गया। हाँ। तो और ये आप देखोगे ओवर टाइम हर जगह आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा आरएस रूल ऐड करके। ठीक है। करेक्ट। तो ठीक है, अब हमारा ड्रॉडाउन वाला पॉइंट अभी भी ओपन है। हाँ। तो अब इसको और इम्प्रोवाइज कैसे करें, तो मैंने एक देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये ऑब्जर्वेशन से आया कि 20% कम रिट्रेसमेंट है, 30-40 कभी कभी गिर जाते हैं। ये आपने सही बोला। अभी लास्ट सितंबर से मार्च में मार्केट जो गिरा जी, आप भी जाके देख लेना, सितंबर से मार्च में जो भी मार्केट गिरे हैं, जो भी मिड कैप स्टॉक है 40-50% नॉर्मल है, नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि उनका है कैसा कि वो रिटर्न भी आपको 100-200 टका भी देता है। गिरने से पहले वो 2-3 टाइम्स भी हो चुके थे। हाँ, करेक्ट। सो इसके लिए फिर रिट्रेसमेंट हम बढ़ा दे, 20 से 50 कर ले, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है तो ये एक रूल है जो ऐड हो सकता है। अब पता है हुआ क्या, जब ये रूल ऐड करते हैं ना तो ड्रॉडाउन रादर थोड़ा बढ़ जाता है, रिटर्न इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन ड्रॉडाउन बढ़ता है क्योंकि आप स्टॉक्स को नीचे भी एग्जिट करते हो ना। सो यहाँ पे अब मैंने फिर थोड़ा सोचा कि ड्रॉडाउन आता कहाँ पे, 2 रीजन से आता है। पहला आता है कि आपका मार्केट ही अगर नीचे है, इंडेक्स तो स्टॉक्स आप मोमेंटम नहीं किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करोगे नीचे गिरेगा। हाँ, तो स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो नीचे आने ही वाला है। सो एक रीजन वो है, और उसमें हम फिर क्या करते हैं कि हम अंडर परफॉर्मर्स को एग्जिट करते हैं, तो आपका ड्रॉडाउन आता है, लॉस बुक होता है ना उस टाइम पे। राइट। तो वो एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि जब आपके स्टॉक्स में जिसमें आप इन्वेस्टेड हो वोलेटाइल ज्यादा होते हैं ना, सो आपके बाहर निकलते हैं बहुत, तो स्टॉक्स का वोलेटिलिटी से इंपैक्ट आता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है ना उसको फिल्टर करने का। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट है शार्प रिटर्न। जैसे रिटर्न से हम स्टॉक्स को रैंक कर रहे हैं ना, वैसे शार्प रिटर्न एक कॉन्सेप्ट है। तो शार्प रिटर्न में भी क्या होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है, बट इससे एक बेटर मेथड जो हमने फिगर आउट किया, वोलैर, आई कॉल इट वोलैर। वोलैर मतलब वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न, मतलब स्टॉक का वोलेटिलिटी कैलकुलेट करो और उसको रिटर्न से डिवाइड कर लो। तो एक स्टॉक, मान लो 2 स्टॉक ऊपर ही गए, एक इस तरह से ऊपर गया है और एक थोड़ा स्मूथ ऊपर गया है, तो स्मूथ वाला हमारे पास आएगा। राइट। सो रिटर्न की जगह वोलैर से स्टॉक को हम रैंक करेंगे। ओके। ठीक है। सो उससे वो हाई वोलेटाइल स्टॉक निकल जाते हैं। बराबर है। ठीक है। इसके साथ जब मैं 50% रिट्रेसमेंट ऐड कर देता हूँ, सो अब परफॉर्मेंस बेटर होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब हमारे स्ट्रेटेजी में क्या किया हमने, 50% रिट्रेसमेंट ऐड किया, करेक्ट, और रैंकिंग वोलैर कर दिया। अगर ये किया, सो अब आप देखो पॉजिटिव चर्न थोड़ा कम हो गया, चर्न 5 से 4 हो गया। हाँ, पॉजिटिव ट्रेड्स बढ़ गए। हाँ, रिटर्न और बढ़ गया। और ये थोड़ा सा कम हुआ है, अभी नहीं हुआ, इसमें और काम करना पड़ेगा। रिटर्न, ये सारा चीज आप सॉर्टिनो सब कुछ, सॉर्टिनो भी बढ़ गया, राइट। तो ये सारा चीज इसमें बढ़ गया। सो ये रूल्स यूजफुल है। अब हमारा बच्चा है, फिर भी और ड्रॉडाउन को हम क्या कर सकते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट आप रिपेयर नहीं कर सकते। जिसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कम नहीं हो रहा है और उसके बजाय बाकी सब बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात ही है, बट वो नहीं कम हो रहा है। तो ये जर्नी है ना, इसलिए क्योंकि ये रिसर्च का जर्नी है ना, ये शेयर करने से थोड़ा समझ में आता है कि किस थॉट प्रोसेस से गया है ना। अब है कि मैंने जैसे बताया कि दूसरा रीजन, वॉलेटिलिटी को हमने थोड़ा एड्रेस किया। दूसरा रीजन है मार्केट ही नीचे आता है, तो क्या करेंगे। सो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है मार्केट ट्रेंड फिल्टर, कि मान लो इंडेक्स नीचे आ रहा है ना,
तब हम अपने पोर्टफोलियो को पॉज कर देंगे। पॉज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉज मतलब निकाल देंगे? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। पहले तो हम इंडेक्स कैसे नीचे आता है, तो एक मूविंग एवरेज का रूल ही लगा सकते हैं। अब इसमें दो पॉसिबल है। मान लो मैं बोलूँ कि निफ्टी 500 मेरा यूनिवर्स है, वो 200 पीरियड के नीचे आता है, दैट कुड बी वन रूल। पॉज, हाँ। उसमें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जैसे वो ज्यादातर आपको ऊपर रहेगा, लेकिन वो 200 के नीचे आते आते बहुत सारा करेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। बहुत दूर होता है। तो उसमें हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, जैसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज। उसमें क्या होता है, कभी कभी वो बीच बीच में नीचे आता है। हाँ, इसका ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो टाइमली एग्जिट देता है आपको, ये एक है। अब हम जितना मेरा स्टडी और रिकमेंडेशन है, 20 ये प्रॉब्लम के साथ भी हम रहेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन 20 वी कैन यूज, 200 इज नो हार्म, बट 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसके आसपास एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इंडेक्स अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो पोर्टफोलियो को हम पॉज करेंगे। तो पॉज समझाऊं मैं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे कब देखेंगे? ओनली ऑन रीबैलेंस डेट। यस, महीने में एक बार। हाँ, बीच में वो नीचे आए ऊपर आए, हाँ, तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। हाँ, वो हम नहीं देखेंगे। अगर वो फॉल्स ब्रेकडाउन कर रहा है और वापस से ऊपर आ गया तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ। करेक्ट। सो देखेंगे ओनली ऑन रीबैलेंस, राइट। ठीक है। अब पॉज में है ना, 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो है मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में वैसे के वैसे रखूं, ना नया एंट्री करूंगा ना एग्जिट करूंगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है सारे एग्जिट कर दूंगा, अब मार्केट जब ऊपर आएगा तब करूंगा, तब जो नए स्टॉक आएंगे वो। हाँ। तीसरा पॉसिबिलिटी है जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसमें जब एग्जिट आएगा तब एग्जिट करूंगा, नया एंट्री नहीं करूंगा। समझ गया। ये तीसरा रेकमेंडेड है, ठीक है। सारे बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो, ये जो है ये बेस्ट मेथड है इसमें। सो फिर हमारा पॉज हो जाएगा जब वो मार्केट ट्रेंड फिल्टर है। तो जब इंडेक्स बेरिश हो जाता है हमारा पोर्टफोलियो पॉज हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। इससे जब हम आप स्ट्रैटेजी देखते हो तो आपका ड्रॉडाउन काफी कंट्रोल में आ गया। अब सही हो गया। ठीक है, तो ये अभी आपका एक तरह से पूरा स्ट्रैटेजी हो गया, जिसको एक तो मैंने ओवर अ टाइम दिखाया, ये है ना, ये मैंने हर 3 साल का, मतलब ओवर 3 इयर्स व्हाट हैपेंस। ये ब्लू बार बड़ा है वो स्ट्रैटेजी का है, और लाइट ब्लू है वो निफ्टी का है, निफ्टी 500। ये रिटर्न कंपैरिजन है। सो आप CAGR कंपैरिजन, तो अगर आप देखोगे 3 इयर्स में कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है, एक दिन एक टाइम को छोड़ के। बिल्कुल आपने जनवरी 2008 में इन्वेस्ट किया होता, सो आपका अंडर परफॉर्मेंस हो सकता था, वो भी मार्जिनल है। मतलब बिल्कुल इतने बड़े क्रैश के पहले ही आपने पोर्टफोलियो बनाया होता, बिकॉज वो पूरे साल में आपका ड्रॉडाउन आया है जो बाद में रिकवर हुआ। बट अगर ये पीरियड को छोड़ दो तो आपका आउट परफॉर्मेंस है, और अगर आप 5 पीरियड ले लो कहीं से भी किसी भी डेट से तो आउट परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो डेटा शोज कि आप 3 to 5 इयर्स में आप मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हो विद दिस मेथड। करेक्ट। बट इसके लिए अभी जो पर्सन को ये करना है उसमें पेशेंस भी होने चाहिए। अब ये 29% जो भी ड्रॉडाउन यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जब अकाउंट में दिखेंगे तब कंटिन्यू भी करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने 2 साल पहले एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था बैंक निफ्टी की। मेरा वो दोस्त अगर देखता रहेगा तो हंसेगा ये चीज़ को। तो मैंने, चेतन ने और हमारे एक भाई है जिनेश भाई, ये आइडिया उनका था। तो वो ये आइडिया मेरे पास बैक, जब भी वो मुझे मिलते ना मुझे बोलते देख विजय मैंने बैक टेस्ट किया है, इसका रिजल्ट तो अच्छा है, तो तू इसको क्यों नहीं करता है। तो मैं पर्सनल लेवल पे ना, मैं वो आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ बैक टेस्ट नहीं फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। तेरे को लगता है ना कि ये स्ट्रैटेजी में दम है तो चल मैं ये स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूँगा। तो मैंने बोला कि 1 महीने बाद 1 अप्रैल था, तो मैंने बोला कि अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मैं 20 लॉट करूँगा। तो मैंने बोला एक लॉट को अगर 2-2.5 लाख रुपया लगता है तो मैं उससे डबल पैसा रखूँगा एक लॉट के लिए, और उतने लॉट को मैं पूरे साल कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने बोला 20, तो उसने बोला मैं भी 20 करूँगा। तो मैंने इसको बोला भाई तू भी कर। तो इसने 2 लॉट से शुरू किया अपने पैसे के हिसाब से। फिर अप्रैल महीना, ये मैंने पहले भी बोला था अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो, क्योंकि ये हुआ है ना इसलिए। अप्रैल महीने में हम लोग को पैसा मिला। मुझे तो ऐसा लगा कि अरे यार, जो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता वैसे ज़्यादा, और अगर कोई सिस्टम मुझे ऐसे मिल जाए जिसमें प्रॉफिट हो रहा है और उसमें मुझे सिर्फ सुबह एक बार देखना है, और जो भी स्टॉप लॉस है टारगेट वो आल्गो में नहीं था, मैन्युअली हम लोग उसको करते थे, बट रूल बेस्ड था। तो अप्रैल महीने में पैसा कमाया, मई महीने में लॉस हो गया। तो मेरे साथ दूसरा एक दोस्त मुझे देख के ये चीज़ को कॉपी कर रहा था। हाँ। उसका मई में कॉन्फिडेंस हिल गया। हाँ, करेक्ट। तो मैंने बोला देख भाई, मैंने तो तुझे नहीं बोला था शुरू कर, पर तू कर रहा है तो मैं तो इसको पूरे साल करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा डेटा ये बोलता है। तो थोड़ा मैं भी हिल, तो मैं भी गया था,
बट फिर भी मैंने जो कमिटमेंट लिया था, मैंने सोचा कि नहीं यार, ये लेवल पे आके तू पीछे नहीं जा सकता है। हमने कंटिन्यू किया। जून महीने में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का ट्रेड प्रॉफिट के पास आता था और फिर स्टॉप लॉस हिट होता था। तो सोचो आप, ऐसे प्रॉफिट आपको ऐसे दिखाया फिर ले लिया, तो ये वाला पेन और बुरा था। बिल्कुल। उसमें वो मेरा दोस्त चला गया। हाँ। वो बोलता है भक्त तुम लोग कुछ काम के नहीं हो। उसने बंद कर दिया। करेक्ट। और जुलाई महीने में मुझे याद है हम लोग गोवा गए थे घूमने के लिए, ऑफिस वाले सब। और जो जुलाई महीने में पहला ट्रेड हुआ और वो हमारा प्रॉफिटेबल हुआ, तो हमारे आंख में से आंसू निकल गए थे। मतलब रियल में नहीं, ऐसे खुशी वाले आंसू कि फाइनली 2 महीने बाद कोई स्टॉक का टारगेट हिट हुआ है, मतलब बैंक निफ्टी का टारगेट हिट हुआ है। करेक्ट। एंड प्रशांत भाई, जुलाई महीने में हमारा लास्ट 2 महीने का लॉस रिकवर हो गया। करेक्ट। फिर अगस्त महीने में वो मेरा दोस्त वापस आया, कह रहे अब तो सब ऊपर जा रहे, मैं शुरू करूँ क्या? मैंने बोला जो महीना था जहाँ पे अपन को एक लॉस कवर करने का चांस मिला, वो महीना तूने मिस कर दिया। अब तू वापस अगस्त में आएगा और पता चला अगस्त ही ड्रॉ डाउन हो जाए तो राइट। तो मैंने बोला भाई तू मत कर, हाँ। तेरा माइंडसेट इसको लेकर रेडी नहीं है, तू मत कर। पर हमने वो स्ट्रैटेजी को पूरा साल कंटिन्यू किया और आफ्टर 1 ईयर हमको प्रॉफिट मिला। करेक्ट। बट फिर मैंने जब इवेल्युएट किया ना कि मैंने जितना पैसा डाला था उसके रिटर्न में कितना परसेंटेज रिटर्न बना और मेरा एफर्ट्स कितना था, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचा कि नहीं भाई, मुझे रोज सुबह ऐसे अलर्ट होना पड़ता था 9:15 बजे कि सौदा डालना है, इतना मेरे से नहीं होगा। अगर इसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं देन आई कैन थिंक। करेक्ट। बट वो ऑटोमेटेड नहीं हो पाया किसी रीजन से। Correct. क्योंकि उसमें थोड़े सब्जेक्टिव रूल थे कि अगर गैप डाउन हो गया तो 15 मिनट का वेट करना है। अच्छा। फिर उसके बाद 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे डिसीजन लेना है। मतलब डेली बेसिस पे ट्रेंड फॉलोइंग था। उसमें मेरा एक टाइम पे शॉर्ट या एक टाइम पे लॉन्ग होता ही था। स्ट्रैटेजी से पैसा कमाया। जो दोस्त ने मुझे बोला था करने के लिए, वो कैलकुलेशन कैसे कर रहा था? मार्जिन के बेसिस पे। पर मैं कैलकुलेट कर रहा था वैल्यू बेसिस पे। करेक्ट। तो मेरे को तो ऐसा है ना, मैं मार्जिन पे क्यों कैलकुलेट करूं? मैंने कितना पैसा लगाया उस पे मैं कैलकुलेट करूंगा। बिल्कुल। तो उसका रिटर्न मेरे से डबल आ रहा था। हाँ, मैं बोला डबल कैसे आ गया? बोलता अरे मैंने तो मार्जिन इतना लगाया था। मैंने बोला भाई पर उसके लिए पूरा साल इतना पैसा अलोकेट किया था, उसका क्या? हाँ, ये आपने एक्चुअली बहुत, ये दूसरा जो पॉइंट है ना, बहुत जगह ऐसे मिसलीडिंग रिजल्ट शेयर होते हैं। सर मेरे को सोशल मीडिया पे दिखता है 100% 150। मतलब साला तू स्विंग ट्रेडर इतना रिटर्न कैसे निकालता है? करेक्ट। बोलता है हम MTF यूज करते हैं। हाँ। और मैं मेरे कैपिटल पे ही रिटर्न बता रहा हूँ। मैंने बोला भाई लॉस थोड़ी उस पे होगा। लॉस तो MTF तूने 5 करोड़ का यूज किया है, लॉस तो 5 करोड़ पे होगा। अब जब तू 1 करोड़ किसी को दे रहा है और उससे 4 करोड़ की लिमिट ले रहा है, हाँ। तो प्रॉफिट 5 करोड़ पे कमा रहा है और रिटर्न कैलकुलेट तो 1 करोड़ पे करके सबको बता रहा है। सही बात है। नहीं, ये सब है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो ये मिसलीडिंग है डेफिनेटली। और जो दूसरा पॉइंट भी आपने बताया ना, ये सिस्टम ट्रेडर्स की कहानी है। मतलब ड्रॉडाउन, देखो लाइफ में ना ड्रॉडाउन आप मार्केट में पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये या तो कोई आज समझेगा, ये आगे जाके समझेगा, और जब तक नहीं समझेगा तब तक कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल नहीं है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। जैसे इसमें भी हम ड्रॉडाउन की बात कर रहे हैं, क्या आप कभी ऐसा कर सकते हो कि ये ड्रॉडाउन भी ना आए? तो नहीं हो सकता है। हाँ। लाइफ में, राइट? और आपको लगता है जजमेंट से हो सकता है, आप करो, ओवर अ टाइम आपको समझ में आएगा कि वो वैसा होता नहीं। इसमें ड्रॉडाउन मेथड्स का क्या एडवांटेज होता है? ड्रॉडाउन आता है लेकिन आपको पता है ना कि आपको प्रोसेस से मेथड ही फॉलो करना है। हाँ। सो इवेंचुअली वो ड्रॉडाउन वैसे ही निकलेगा, मुझे दिमाग नहीं लगाना है। राइट। तो मेरा ये पॉइंट इसलिए बोलने का मतलब था कि मतलब ये नेचर में है। हाँ। सुबह होती है, शाम होती है, हाँ। फिर वापस सुबह ही होती है। थोड़ा मैं अलग जोन में जा रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट। ये चीज़ मैंने इतने सालों में समझी है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अच्छे पोर्टफोलियो के जिनके इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो स्टडी करो। मार्केट नीचे आए तो उनके पोर्टफोलियो नीचे आते ही है ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो हर जगह वो इम्यून है कि वो सिर्फ अच्छा ही करते हैं। यस। तो ये चीज़ें समझ ले हम, उतना ये प्रैक्टिकल चीज़ है, तो अच्छा काम पॉसिबल है मार्केट। अच्छा, ये जो बैक टेस्ट भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी है और ज़रूरी भी है। मैं कोई सिस्टम को टीच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको ही फॉलो करो। ये एक सब्जेक्ट को समझने की कोशिश है कि डेटा से आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है। इस सब्जेक्ट को क्या आप खुद इंप्रूव कर सकते हो? डेफिनेटली। ये जो मैंने बताया ना, इसमें और अच्छे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है।
इनफैक्ट इसको मैं कहता हूँ तड़का स्ट्रेटेजी। मतलब आप इसमें पूरा और अच्छा तड़का लगा सकते हो कि आप अपना, फॉर एग्जांपल आप कोई मोमेंटम इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, दिस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे RSI है, हाँ 60 के ऊपर गया तो मेरे लिए, हाँ, तो फिर आप उसमें वो रूल लगा दो। लेकिन इसमें अब आपको एक चीज समझनी है कि जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जैसे RSI 14 पीरियड हम यूज करते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आप लगा रहे हो ना, तो आपको पैरामीटर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रैंकिंग 252 पीरियड का है ना, RSI भी 252 लगा, 252 कर देते हैं, फिर तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। करेक्ट। सो अगर आप वो रूल ऐड करते हो, ऐसे ही और भी मोमेंटम इंडिकेटर्स है, ADX कर रहे हो, ये कर रहे हो, पीरियड लंबा कर दो, रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है। किसी को अगर नॉइजलेस चार्ट्स, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल फिल्टर्स पॉसिबल है। जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टॉक का रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, डेट इक्विटी कम होना चाहिए, ऐसे रूल्स इसमें आप लगा सकते हो। तो आप खास करके माइक्रो कैप वगैरह कर रहे हो तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स आए, ये पॉसिबल है। किसी को नॉइजलेस चार्ट्स अगर आते हैं, वो उसके रूल लगा सकते हो, कि P&F के रूल्स लगा सकते हो, काफी हद तक रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं वो रूल्स लगा के। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब मैं आपको हल्का सा मोमेंटिफाई एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यस। और ये मुझे बताओ, ये R-Zone में कैसे यूज कर सकता हूँ? मेरा तो लॉगिन नहीं है। हाँ, तो इसके लिए अगर डिफाइनेज में सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट है, सो ये आपको मिलता है पूरा, मतलब ये सारी चीज आप उसमें कर सकते हो। आज आपको मैं ऑन कैमरा एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, कि आप ऐसे मत करो। मैं सच बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सोचो सर, बिकॉज मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है जी, मैं आपके पास और एक डीमैट अकाउंट मैं इसके लिए तो खोल दूंगा जी। बट अगर आप ऐसा कुछ करो कि आपका ये सॉफ्टवेयर मैं मेरे ब्रोकर के साथ यूज कर सकूँ तो। हाँ, हमने ये देखो ये कोशिश की है, ये मेथड्स, ये सारी चीज़ें करने की। हमने पहले कुछ ब्रोकर के साथ टाई अप भी किया। थोड़ा बाद में रियलाइज़ ये हुआ कि हमारी थॉट प्रोसेस और बाकी लोगों की अलग होती है, कहीं कहीं मैच नहीं होती। एक दूसरा इसमें है ना, थोड़ा सा डीप इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है कि मतलब आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज हो जाए, सब कुछ वहाँ पे हो जाए। सो ये करके हमने इवेंचुअली बाद में ये डिफाइनेड सिक्योरिटीज़ का रास्ता लिया कि हमारे पास चार्टिंग मेथड्स भी है, स्कैनर्स, बैक टेस्टिंग, सब कुछ है, और ये ऐसे पोर्टल भी है। ये पूरा एक डीपली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारे पास फंडामेंटल का पोर्टल है रडार, टेक्निकल का पोर्टल है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का ऑप्स्ट्रा है। अब ये सब कुछ डीप इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक्चुअली थक गए थे बाकी जगह जा जाके, फिर हमने इवेंचुअली ये रास्ता लिया। मैंने आपको ये इसलिए पूछा ना सर, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उसके पास डिफाइन एज का अकाउंट नहीं है, करेक्ट, बट उसको ये चीज को रन करना है। हाँ, और वो तो ऐसा सोचेगा ना कि यार प्रशांत जी तो अपना ही माल बेच रहे हैं, बट आपको भी पता होना चाहिए कि उसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है। आई अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, दूसरा है कि देखो हम कोशिश इतना कर रहे हैं, अब डीमैट अकाउंट भी फ्री है, मोमेंटिफाई पूरा प्लेटफॉर्म फ्री है, डिलीवरी ब्रोकरेज भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना अफोर्डेबल कर सके, क्योंकि हम दो चीजें ड्राइव करते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन एक पैशन है कंट्रीब्यूट करने का, और ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल एट बेस्ट प्राइसेस आल्सो, वो भी एक अटेम्प्ट। बट सर मैंने आपको मेरे ऑडियंस की तरफ से एक चीज बता दी। मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज जो आपने बोली, कुछ लोगों की लाइफ के गोल अलग होते हैं, कुछ कंपनी के आपके गोल अलग है, उनको मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये मेरी ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी, वो मैंने आपको बोली जी। अच्छा, ये मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए आप जैसे करते हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे आप आते हो, ये वो पूरा फॉर्म है जो आपने अभी हमने डिस्कस किया। करेक्ट। जैसे इसमें आप वर्चुअल स्ट्रैटेजी भी क्रिएट कर सकते हो, रियल भी कर सकते हो। आपने स्ट्रैटेजी का कोई नाम दे दिया, लेट्स से ABCD, आप यहाँ पे यूनिवर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ETF आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हमने एलोकेशन बोल दिया, जैसे नंबर ऑफ स्टॉक बोल दिया, रैंकिंग बोल दिया, रिटर्न बोला, एग्जिट रैंक बोला, फ्रीक्वेंसी बोला, मंथली, वीकली बोला तो डे आ जाएगा, मंथली बोला तो डेट आ जाएगा। हाँ, डेट आ जाएगा। फिर ये आपका स्ट्रैटेजी है जहाँ पे पीरियड, रैंकिंग पीरियड है, उसके बाद रिट्रेसमेंट है, फिर आप प्राइस अबव प्राइस बिलो है कि आपको बोलना है 25 रुपए के ऊपर का स्टॉक ही बाय करूंगा, वो फिल्टर आप लगा सकते हो। दूसरा है कि आपका स्टॉक में मान लो आपने एक एग्जांपल 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका और 10 स्टॉक है, तो 10,000 के ऊपर वाले प्राइस का स्टॉक देख के ही फायदा नहीं है, तो आप फिल्टर इधर लगा लोगे, 10,000 के नीचे वाला ही चाहिए। कभी MRF आ गया तो हाँ। फिर ये वॉल्यूम के फिल्टर्स है, अगर आपको लिक्विडिटी करना है, ये मूविंग एवरेज वगैरह। यहाँ पे रडार करके हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर आपने कोई भी फंडामेंटल कंडीशन बिल्ड किया है, सो आप यहाँ अपना स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो। यहाँ बहुत सारा प्री भी है, एक हमने MIP मोमेंटिफाई क्रिएट करके भी रखा, जो हमने डिस्कस किया वही। यस, राइट। ये जरूरी नहीं है करना ही है, आपको चाहिए तो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का रूल, यहाँ पे आपने बोला निफ्टी 500,
और यहाँ आपने सिलेक्ट कर लिया, आप पॉपुलर में जाओगे आपको पहला ही कंडीशन दिखेगा अबाउट 200। करेक्ट। सी आपने सिलेक्ट कर लिया। आपने एग्जिट, अभी एग्जिट कंडीशन में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, जो हमने डिस्कस किया। बट अगर नहीं भी किया, बेसिक स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फिल्टर है जो आपने लगा दिया। जैसे निफ्टी अगर गया, यहाँ पे वो 3 रूल है। एग्जिट एज पर स्ट्रेटेजी जो बाय डिफॉल्ट वाला रूल है। करेक्ट। आपने बोला कि निफ्टी 50 20 EMA के नीचे गया, आपने सेव कर दिया तो ट्रेंड फिल्टर लग गया। करेक्ट। अब आप इसको सेव करते हो, आपके डैशबोर्ड में वो आ जाता है। तो डैशबोर्ड में आपके कुछ रियल स्ट्रैटेजीज है, कुछ वर्चुअल स्ट्रैटेजीज है। हर एक स्ट्रैटेजी का आपका रिटर्न परफॉर्मेंस आपको दिखता है। आप पोजीशन में जाते हो तो उसका आपको पूरा एनालिसिस, समरी सब दिखता है, कौन से सेक्टर में क्या क्या आपका वेटेज है वो सब दिखता है। जैसे ही आपका ये स्ट्रैटेजी बन जाता है, जो डेट आपने सिलेक्ट किया है वो डेट आपको नोटिफिकेशन आता है, आपका बास्केट बनता है, कौन से स्टॉक एज पर योर स्ट्रेटेजी एंटर हो रहा है, एग्जिट कर रहे हैं, आपको बस एग्जीक्यूट करना है, वो रीबैलेंस हो जाएगा। ओके, एक ही क्लिक पे रीबैलेंस हो जाएगा। और आप उसका फिर परफॉर्मेंस सेपरेटली हर स्ट्रैटेजी का मेंटेन होता है। आप अपने अलग अलग मोमेंटम पोर्टफोलियो बना सकते हो, और जैसे मैंने बताया, एक मिड कैप का हो सकता है, एक स्मॉल कैप का हो सकता है। अलग रूल ही बना सकता हूँ मैं। करेक्ट, अलग अपने रूल बना सकते हो। और रेकमेंडेशन ये है कि हर कोई अपना रूल बनाए, मतलब अपनी तरफ से बनाए। यहाँ पे कुछ सैंपल स्ट्रैटेजीज है जो हमने डिस्कस किया, वैसे एक स्ट्रैटेजी हर एक के, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ सैंपल स्ट्रैटेजी है जो एक गाइड, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। फिर आप अपना करके, आप सिमुलेट करके, बैक टेस्ट करके देखो कि आप, मान लो आप कोई स्टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, वो ऐड करके देखो रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं क्या। तो खुद बैक टेस्ट कर फिर अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे तो कन्विक्शन आता है वहाँ से। करेक्ट, मतलब आप जो भी मेथड को फॉलो करते हो उसको रूल में अप्लाई करके आप यहाँ पे चेक, इनफैक्ट वो तो चेक भी हो जाएगा ना सर कि क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। सो बैक टेस्ट करोगे, सो आपका वो काम होता है। और बैक टेस्ट करने पे ये भी पता चल जाएगा ना सबको कि क्या सच में उनका कोई रूल भी है। यस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारा एक रूल है, पर जब मैं उनको पूछता हूँ आपका एग्जिट रूल क्या है, तो बोलते हैं वो तो करेक्ट, मार्केट जब खराब होता है तब मैं कर लेता हूँ। सही बात है। मतलब ये सच में ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। तो मैंने जो आपको पहले बताया था ना कि ज्यादातर लोग होते हैं बाय होल्ड एग्जिट, पता नहीं है, मतलब पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी है, लेकिन मार्केट बहुत अलग बिहेव करता है। तो ये तो ऐसा हो गया कि कुछ लेने के पहले ही हमें सब सवालों के जवाब देने हैं। एग्जैक्टली, तब तो आपका प्रोसेस बना है। सो ये जो इंजन है ना, इसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मतलब आपके यूनिवर्स, रैंकिंग, आप पूरा का पूरा आपका अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान हो सकता है। करेक्ट। सो ये जो आपका जो ये इस डिस्कशन का मेजर टेक अवे ये होना चाहिए। करेक्ट। ये चेकलिस्ट है आपके स्ट्रैटेजी का। ये चेकलिस्ट फॉलो करो कि इसको मैं कर रहा हूँ क्या। मतलब आप ये यूज करो या ना करो, बट आप ये फॉलो कर रहे हो। एग्जैक्टली, राइट। सो आपका कैसा होता है कि एक इंजन बन सकता है इन्वेस्टिंग का। मैं मेरे कुछ लर्निंग बता रहा हूँ जो बैक टेस्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग के 20% रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा है लार्ज कैप और ETF का पोर्टफोलियो के लिए, अगर आप कर रहे हो। करेक्ट। मिड कैप के लिए 50% चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ से रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज से ड्रॉडाउन कम होता है। करेक्ट। ठीक है। शार्प रिटर्न से ड्रॉडाउन रिड्यूस होता है, लेकिन रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज होता है। वोलेर से दोनों का बैलेंस हो जाता है। स्टॉप लॉस इज नो हार्म। मिड कैप स्मॉल कैप में खास करके लगा सकते हो, लार्ज कैप में जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर बैक टेस्ट कर रहे हो, 1 साल बहुत छोटा टाइम पीरियड है, कम से कम 5-10 साल का बैक टेस्ट करो। वो देखो कोविड में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था। जब मार्केट खराब होता है तब ड्रॉडाउन ज्यादा होता है नेचुरली। परफॉर्मेंस आपने अगर डेट और ये सिलेक्ट किया है तो परफॉर्मेंस चेंज होता है, लेकिन ओवर अ टाइम न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाँ, मतलब किसी ने 5 तारीख रखी है, किसी ने 20 तारीख रखी है। हाँ। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपके सेपरेट स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप। और अगर आप अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग डेट पे करते हो तो अच्छा काम हो सकता है। ये आपकी ETF वाला चीज़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कुछ चीज़ों को स्कैन कर रहा था तो मेरे वो स्कैनर में ETF आ रहे थे सिल्वर वाले। यस। तो अगर ETF को मैंने इसमें किया होता तो शायद सिल्वर और गोल्ड में ही मैं इन्वेस्टेड रहता। जी, ETF इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर मोमेंटिफाई स्टार्ट करने के लिए एक पहला ETF इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ETF में कुछ वेरिएशंस लगते हैं, हमने सैंपल स्ट्रेटेजी में उसको शो किया है। तो ETF का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? एक तो पूरा डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। उसमें आपका गोल्ड सिल्वर तो है ही है, आपके उसके वैल्यू ETF है, मोमेंटम ETF है, सेक्टर की ETF है, इंटरनेशनल ETF है, हैंगसेंग है, वो मफांग है, S&P है। सो आपको पूरा एक एक्सपोजर मिलता है। जहां मोमेंटम है वो आपके पोर्टफोलियो में आएगा। करेक्ट।
ठीक है। सो इट्स अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ETF आगे जाके वेस्ट में वो बहुत पॉपुलर है, इंडिया यहाँ में पे तो अभी शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बैक टेस्टिंग के लिए आपको बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, 2022-23 के बाद का कर सकते हो, लेकिन अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 50% रिट्रेसमेंट, और उसमें मंथली रीबैलेंस ही चलेगा। वीकली रीबैलेंस करना है ETF और लार्ज कैप में कर सकते हो, हालांकि मंथली रीबैलेंस इज सफिशिएंट। अब ये जो पूरा आपका इंजन है, इसमें आपको एक बात ये समझनी है, देखो जो आपने पहले बोला था ना फंड मैनेजर का माइंडसेट, कि फंड मैनेजर का होता क्या है, नॉलेज, टूल्स, कन्विक्शन, डिसिप्लिन। करेक्ट। सो एक तरह से मैंने बहुत कोशिश की है कि नॉलेज आपको आ जाए, कि पहले का रिसर्च आप बैक टेस्ट करके देखो, ये सारे से फिर आपके पास टूल है वो करने के लिए, और बैक टेस्ट और ये स्टडी कर दो तो एक कन्विक्शन आता है कि नहीं ये अच्छा काम हो सकता है, और फिर ये मोमेंटिफाई से टूल से आप डिसिप्लिन से कर सकते हो। करेक्ट। सो ये पूरा जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, उससे एक रिटेलर भी खुद फंड मैनेजर की तरह बिहेव कर सकता है, 100% अच्छे से काम कर सकता है। ये टूल्स और ये सब की चीज़ के बाद भी माइंडसेट तो सर जी आपका ही होने वाला है। मतलब इफ़ यू विल नॉट फॉलो फॉर इतने साल के लिए तो ये नहीं चलेगा। करेक्ट। और माइंडसेट में आप देखिए, ये जो पूरा 24 इयर्स का है ना, ये चार्ट में बहुत सारे इवेंट्स है, आपको ठीक से दिखेंगे भी नहीं, मतलब हजारों इवेंट हुए हैं, वॉर भी हुआ है, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ है, इलेक्शंस भी हुए हैं, सारी चीजें हुई है, उसके बाद का डेटा हमने स्टडी किया है। करेक्ट। सो ये हम जब समझते हैं कि ऐसी चीजें होती रहती है मार्केट में, अल्टीमेटली वी हैव टू जस्ट फॉलो समथिंग विद डिसिप्लिन, राइट। अभी रिसेंट बात है, कोविड में जब कोविड हुआ था, ऑब्वियसली कोविड में ही कोविड होगा मतलब जब कोविड हुआ था तब तो अपना मरने का डर हो गया था सर जी। करेक्ट। और आज हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, और तब मार्केट 12,000 के आसपास, मतलब नीचे में तो बहुत नीचे गया था, और किसी ने ये सोचा था कि मार्केट 26,000 तक आएगा या 25,000 तक आएगा। बट टाइम निकलता है, सारी चीजें चेंज होती है, राइट। सो फ्यूचर हमें पता नहीं है ना, हमें सिर्फ स्ट्रेटेजी पता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है ना, ये जे कर्व होता है मोमेंटम। अगर आप ये स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग में तो आपके लॉस बाहर आ रहे हैं, वो पोर्टफोलियो उधर उधर रहता है, कंसोलिडेशन रहता है, बाद में जब कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन होता है तब वो अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस का ट्रेंड आता है। इससे मेरे को एक इमेज याद आती है जो वो व्हाट्सएप पे बहुत शेयर होती है, लास्ट मतलब मेरे को तो बहुत आती है। एक आदमी यहाँ पे कोई जगह पे डिगिंग कर रहा था, बस थोड़े से अगर वो पत्थर तोड़ देता तो डायमंड वहाँ पे थे। सही बात है। और एक ने वहाँ पे मतलब वहाँ पे उसने करना छोड़ दिया। करेक्ट। और दूसरे को मिला तो वो देख के उसको बोलता है अरे यार ये खड्डा नहीं वो खड्डा खोदना चाहिए था। तो मतलब ये बहुत सारे लोग हैं ना, ये बॉक्स के अंदर ही बंद कर देते हैं। करेक्ट। सो अगर ये माइंडसेट है ना तो ही इसको करना, नहीं तो मत करो। माइंडसेट लॉन्ग टर्म है तो ही करो, मेथड है, साइंस है, आप खुद करके देख सकते हो, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ये जब विलिंगनेस होता है ना तब ये काम होता है। और अल्टीमेटली ये करो या कोई भी और मेथड करो, अगर आपका प्रोसेस स्टडी है ना तो उसको डिसिप्लिन से अगर आप करते हो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है ओवर अ टाइम। राइट सर। तो इसके बाद एक जो नॉर्मल माइंडसेट के लिए जो मेरा बोलना है ना, कि जैसे मैंने बताया आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो सकता है, आप अपना एक नॉर्मल पोर्टफोलियो हो सकता है, वो वैसे का वैसा रखो। अगर ये करना है ना, एक सेपरेट पोर्टफोलियो करो जिसमें आप मोमेंटम में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में नहीं। करेक्ट। ओवर टाइम के लिए, और ये जे कर्व के लिए और ड्रॉडाउन के लिए प्रिपेयर होके करना है, तब आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल दिखेगा। राइट। ये ओवरऑल है। सही है। हाँ, इसका जो दूसरा पार्ट है वो ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है, कि जो क्वेश्चन आता है ना, मैं कभी प्रॉफिट बुक कर लूँ, मैं शॉर्ट टर्म में कर लूँ, तो वो सारी चीज़ें आती है मोमेंटम ट्रेडिंग में, जो कभी सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। बट ये वाला मतलब वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ ट्रेडिंग को मिक्स नहीं करना चाहिए। सही है सर। मेरी जो भी मोस्टली ऑडियंस है ना, दे डोंट प्रीफर ट्रेडिंग, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता रहा नीचे बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक इंसान को क्या चाहिए लाइफ में, उसकी एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए जहाँ से उसको कंटिन्यूसली कैश फ्लो आ रहा है, या उसका बिजनेस होना चाहिए और वो कैश फ्लो को वो राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेस्ट है सर। ना आपको रोज़ टाइम देने की ज़रूरत है, महीने में एक बार मुझे रीबैलेंसिंग करना है जी। और सर आपके ही चैनल पे एक भाई आए थे, बीरेन पटेल जी, उन्होंने तो मेरा दिल जीत लिया था। बिकॉज उन्होंने जो बोला कि मेरा जो सिस्टम बोलता है वही मैं करता हूँ। बिल्कुल। और वो कितने साल से कर रहे थे ट्रेडिंग?
अभी भी कर रहे हैं वो। हाँ हाँ, मैं उनको जानता हूँ ऑलमोस्ट 25 साल, मैंने कुछ चीज़ें तो उनसे सीखी है। हाँ। इस टाइप का है। और अभी तो ये आपने अगर वो पॉडकास्ट भी देखा होगा, 6-7 साल से वो एक ही सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, और वो भी सिर्फ इंडेक्स में, सिर्फ इंडेक्स में। और उनका भी मतलब उनसे भी आप सीखो या इन जनरल भी, कि मार्केट में 20 साल स्पेंड करने के बाद एक चीज़ रियलाइज हुई कि क्या नहीं करना है और डिसिप्लिन से करना है। फिर उसके बाद ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो कन्विक्शन आता है कभी कभी कि बट वो सब घूम के कभी कभी आता है। और कुछ स्मार्ट लोगों से सीख लेते हैं और फिर वो फॉलो करते हैं। कल मेरी प्रतीक भाई से बात हुई थी, प्रतीक पटेल की, अहमदाबाद में रहते हैं। अच्छा। उन्होंने बोला विजय मैं 18 साल से जो भी सीखा था ना, सब अनलर्न करके वापस से बेसिक्स पे आ गया। सही बात है। तो उन्होंने बोला जो 18 साल मैंने सीखा वो मेरा पूरा, मतलब मुझे आज आके पता चला कि वो सारी चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है। जो बेसिक था उसको ही फॉलो करना है। सही बात है। और इसीलिए जब स्टार्ट मैंने किया ना, मैंने आपको बोला हिस्ट्री। हाँ। मतलब कभी कभी सब करने के बाद है ना, उन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। इफ यू गो बैक, सी लोगों ने ना अपनी पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर किए। हाँ। बुक में, आर्टिकल्स में, अपने रिसर्च में। अगर हम उनसे सीखेंगे, उन्होंने 40-50 साल डाले उस चीज़ में, आप उनका काम स्टडी करोगे, आपको एक्सपीरियंसेस समझ में आते हैं। तो ऐसे सब लोगों को आप समझ, जब पढ़ते हो या स्टडी भी थोड़ा करते हो, अच्छा स्टडी नहीं करो, ऐसे सुन के भी आप समझ लो ना कि फिर मार्केट में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। बहुत मज़ा आया सर। मुझे टाइम का ज़रा भी पता नहीं चला। आप लोगों को भी आई होप नहीं पता चला होगा। देखो हमारा मतलब मेन कंसर्न ये होता है वीडियो बनाने के लिए कि जैसे आज सच में मैं सर के पास ये सिस्टम समझने के लिए आया था। तो मेरा ऐसा था कि मैं आया हूँ तो सर ये वीडियो हम बना के लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, लोगों को भी पता चलेगा। तो आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा एंड सर आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप ये सिस्टम वापस से मुझे समझा रहे हो। एक बार आपने मुझे फ़ोन पे भी समझाया था। तो ये चीज़ है। इसमें मैं एक ऐड ये कर दूं कि मोमेंटम जो इन्वेस्टिंग है, हाँ, आप स्टॉक्स में कर सकते हो, आप ETF का पोर्टफोलियो कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी कर सकते हो। ओके, तो ये सेम रूल को म्यूचुअल फंड में भी फॉलो कर सकते हैं, राइट? सो बेबी आप रीबैलेंस मत करो उसको, बट आपका जो सिलेक्शन वाला है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, राइट? तो मज़ा आया सर आपके साथ बात करके। और सर की ये जो सिस्टम वाला जो सॉफ्टवेयर है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ तो जो सर ने बोला वैसे ही हो सकता है। इन फ्यूचर आप भी सर को कमेंट करिए, अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी बोलिए। अगर होता है कोशिश तो अच्छा होगा सर, फिर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे आपकी ये चीज़ को लेने के लिए जी। बट मैं समझ सकता हूँ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर। जी सही है सर, मज़ा आया आपके साथ बात करके। और अभी इसके बाद वीडियो के बाद मुझे बताना कि मैं कैसे ये स्टार्ट कर सकूं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद सम अमाउंट कि भाई वो चीज़ को मैं छोड़ दूं। नहीं आप कर लो। और मैं आपको बताऊं कि डिफाइनेज इकोसिस्टम इतना वास्ट है ना, उसमें ये नहीं है हर एक बंदे के लिए बहुत कुछ है। और एक बार आओगे ना तो आपको वो समझ में आएगा कि क्या और क्यों क्या इसका इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो बिल्ड हुआ है। मैं खुद दूसरी बार आया हूँ ना, एक बार आने के बाद। जी मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि प्रशांत भाई मुझे ऐसे लगते हैं ना जो बहुत पैशन से काम करते हैं। और वो जब भी चीज़ आप देखना, ये वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखना, जब वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में समझा रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ ये नहीं सोचा कि मैं कितना बताऊँ कितना नहीं बताऊँ। आप बहुत दिल से बता रहे थे सर। हाँ, वो ज़रूरी है। और उसमें आपका नॉलेज दिखता है कि आप कितना पढ़ते हो। नहीं वो ज़रूरी है यार, मतलब जेन्युइनली काम करना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती है। राइट सही है सर, मज़ा आया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सर का भी एक चैनल है डिफाइनेज सिक्योरिटीज़ का, तो वहाँ पे भी ये अच्छे वीडियोस बनाते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो ज़रूर देखिए। और आपको ये मेथड को फॉलो करना है, ये सिस्टम को यूज़ करना है, करिए मत करिए आपकी पर्सनल चॉइस है। बट ये वीडियो को बनाने का मेरा मेन इंटेंशन ये था कि आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या आपके ट्रेडिंग में सिस्टम है। सर मैंने तो वो बोल दिया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। मतलब क्या आपकी ट्रेडिंग में सिस्टम है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप ऐसे ही फोमो में आके कभी कुछ ट्रेड ले रहे हो, कभी आपने कुछ, मतलब मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे रिटेलर के जो स्टॉक प्राइस होते हैं ना, जो वो खरीदने वाले, वो हमेशा टॉप ही होता है। कि वो रैली के लास्ट पार्ट में वो एंटर होते हैं और बाद में जब मार्केट करेक्ट होता है तब वो बोलते हैं कि भाई मार्केट में हम फंस गए। तो ये सारी चीज़ों नहीं होनी चाहिए, उसके लिए
हमने ये वीडियो बनाया। थैंक यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।